हाँ तो गुड्डू गुड़िया, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई। अभी मैं स्टूडियो बॉय की आंख निकाल के लाया हूं तुम्हें दिखाने के लिए। आंख कैसे काम करती है, कैसे किसी चीज को हम देखते हैं, कैसे उसकी फोटो खिंच के दिमाग के पास वो फोटो जाती है, कैसे हम किसी चीज का कलर समझते हैं, ये सारी बातें आज हमें समझ में आने वाली ह्यूमन आई के अंदर। इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं ये आंख वापस कर दूं अमित भाई की, हमारे स्टूडियो। ले भाई भाई हाँ तो गुड्डू गुड़िया, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आज पूरा समझ में आ जाएगा। और इसके जो भी क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल के मिड टर्म एग्जाम में, प्री बोर्ड में और बोर्ड एग्जाम में आएंगे, सारे के सारे इस वीडियो से होंगे। भाई ऐसा मास्टर क्यों बोल रहा है? क्योंकि बेटा ये कोई आम वन शॉट वीडियो नहीं है। ये क्या है बताओ? क्या है? मास्टर का गन शॉट वीडियो, जिसके अंदर 100% एनसीईआरटी में कवर कर दूंगा। एक एक टॉपिक तुम्हें हलवे की तरह प्यार से खिला दूंगा। बहुत सारे प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन जो बोर्ड में बार बार पूछ रहे हैं उनको पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, सॉल्व भी करा दूंगा। तो टेंशन को छोड़ दो भाई, ये टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा और यहां से सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताऊं, आज ना तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज लाया हूं। इस टाइम पे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। उसका आंसर तुम्हें कमेंट में देना है, और जितने लोग इसका सही आंसर देंगे उसमें से लगभग 20-25 लोगों का नाम लेके मैं आऊंगा और अगली क्लास में अनाउंस करूंगा। ठीक है? तो इस टाइम वाले क्वेश्चन का आंसर सबको कमेंट करना है। शुरू किया जाए भाई। अच्छा, क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? हम ह्यूमन आई पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स पढ़ेंगे ह्यूमन आई में, उसकी करेक्शन पढ़ेंगे, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, डिस्पर्जन, स्पेक्ट्रम, रेनबो कैसे बनता है ये पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और इसके एग्जाम्पल्स, स्कैटरिंग, ये सारी चीजें करेंगे। जितना सिलेबस में सब पढ़ाएंगे भाई, टेंशन मत लो, सिंपल। और 20 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही क्लास में सॉल्व करेंगे। शुरू किया जाए भाई। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है ह्यूमन आई के पार्ट्स और उसके फंक्शन। एक बड़ी अच्छी चीज बताते हैं। अगर मैं अपनी आंखों को यूं बाहर निकाल लूं, ये आंखों के अंदर से ऐसे बाहर निकालूं, तो मैं देखूंगा मेरी आंख क्या है? एक गोला है, एक बॉल है, एक स्फीयर है। ये जो हमारी आंख है, ये तो इसका साइड व्यू है, यहां से देख रहे हैं ऐसे ऐसे साइड व्यू, इस तरफ से देख रहे हैं, ये तो साइड व्यू है। पर अगर मैं अपनी आंख ऐसे बाहर निकालूं तो कैसी दिखेगी? एक स्फीयर। तो और आई इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल। ये जो हमारी आई बॉल है, आई की बॉल है, ये कैसी है? करीब करीब स्फीयर जैसी है, जिसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर है। डायमीटर बोले तो बेटा ये लेंथ पूरी, ये कितना है? 2.3 सेंटीमीटर, इतनी बड़ी सी है। अच्छा, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट आंख का, विच इज कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है बेटा? आंख के आगे की सबसे पहली वाली लेयर, सबसे फर्स्ट लेयर जो हमारे आंख के आगे है, द फर्स्ट लेयर। ये देखो, अगर मैं आंखें खोल लूं, सबसे पहली जो एक लेयर है आंखों के आगे अंदर, ये ट्रांसपेरेंट लेयर, बल्जिंग लेयर, बल्जिंग ऐसे बाहर निकली हुई, ऐसे आंख ऐसे खोलो, ऐसे बाहर से निकली हुई, ये इसको हम बोलते हैं बेटा कॉर्निया। कैसी है ये? थिन ट्रांसपेरेंट बल्जिंग मेम्ब्रेन, पतली सी है, ट्रांसपेरेंट है और बल्जिंग मेम्ब्रेन है। अब इसका काम क्या है? क्यों है ये लेयर? बेटा ये करती है लाइट का रिफ्रैक्शन। भाई हमें क्या करना है? हमें किसी चीज को देखना है, यानी उसकी इमेज बनानी है। इमेज बनाने के लिए लाइट का रिफ्रैक्शन करना जरूरी है। लोगों को लगता है कि हमारी आंखों के अंदर एक जो लेंस है वो लाइट का रिफ्रैक्शन करता है। सही है, करता है भाई, पर लाइट का ज्यादा रिफ्रैक्शन कॉर्निया करती है। तो कॉर्निया का सबसे बड़ा काम क्या है? मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन हैपेंस हियर, जो कि किसका काम है? लेंस का काम है। 80% रिफ्रैक्शन कौन करा देता है? कॉर्निया। लेंस सिर्फ 20% रिफ्रैक्शन और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करता है। मेजॉरिटी रिफ्रैक्शन ये आउटर लेयर कॉर्निया करा देती है। इसका यही सबसे मेन फंक्शन है। एक और काम है, मान लो धूल मिट्टी आ रही है, तो भाई ये जो मेम्ब्रेन है इसमें वो धूल मिट्टी फंस जाती है, आंखों के अंदर नहीं जाती, आपको डैमेज होने से बचाती है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स। लाइट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। कई बार बोर्ड में पूछ लेता है कि आंखों में लाइट कहां से घुसती है? सबसे पहले लाइट कहां पे आएगी? द फर्स्ट मेम्ब्रेन जिससे लाइट टकराती है वो क्या होता है? कॉर्निया। लाइट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई, कॉर्निया समझ में आ गया। थिन मेम्ब्रेन है, रिफ्रैक्शन का काम करता है, मेजॉरिटी ऑफ रिफ्रैक्शन, और लाइट यहीं से अंदर घुसती है। अब अंदर चलते हैं। लाइट कॉर्निया से अंदर घुसी, यानी इस मेम्ब्रेन के अंदर। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर लाइट कहां जाती है? आंखों की पुतली में। पुतली देखिए ना, ये पुतली जो होती है काले रंग की, छोटी सी ऐसे बॉल, किसी की काली होती है, किसी की भूरी होती है, किसी की ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैं। आजा भाई आजा, ज्यादा ब्लू आईज के चक्कर में फंसो। हाँ, बोलते हैं भूरी आंख वाले लोग बहुत चालू होते हैं। तुम्हारा है कोई भूरी आंख वाला दोस्त? बोलते हैं बहुत शार्प होते हो।
तो ये जो ब्राउन कलर की पुतली है, अब इसके बारे में बात करते हैं। लाइट कॉर्निया से अंदर घुसी इस पुतली पे, इस पुतली को बेटा हम क्या बोलते हैं, इस पुतली को बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल कहां पे होता है, ये देखो ए ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है बीच में छोटा सा, इसको बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल होता है बेटा सिंपल भाषा में एक होल होता है, सिंपल भाषा में एक होल है जिसमें से लाइट आंखों के अंदर घुसेगी और लेंस के पास जाएगी। तो लाइट आई कॉर्निया से अंदर घुसी, फिर कहां गई, प्यूपिल के अंदर। प्यूपिल इज अ स्मॉल होल। अब एक चीज सोचो, मान लो मैं अंधेरे कमरे से बाहर निकला, अचानक से बहुत सारी लाइट आई, तो भाई अचानक से बहुत सारी लाइट जाएगी तो ऐसे परेशानी हो जाएगी। तो इस होल के आगे एक शटर लगा होता है, प्यूपिल के आगे एक शटर लगा होता है, उस शटर को हम बोलते हैं आइरिस। ये बड़ा वाला गोला दिखता है, हाँ सर दिखता तो है, आंख के अंदर एक छोटा गोला, एक उसके ऊपर बड़ा गोला। तो ये जो बड़ा वाला गोला है ये क्या है, ये एक शटर है। क्या चीज है ये, शटर। आइरिस क्या होता है बेटा, शटर, और प्यूपिल क्या है, होल। अब मान लो आप ऐसी जगह पे गए जहां बहुत ज्यादा लाइट है, तो भाई नहीं चाहेंगे ना इतनी लाइट आंख के अंदर जाए, तो आइरिस क्या करेगा, थोड़ा सा प्यूपिल को छोटा कर देगा, ऐसे शटर गिरेगा और प्यूपिल को छोटा, कि कम लाइट अंदर जाए। और मान लो अंधेरे कमरे में है, अंधेरे कमरे में आप देखते हो आंखें बड़ी हो जाती है, ऐसे नहीं, ऐसा तब भी होता है जब झूठ पकड़ा जाता है, हाँ वही, ऐसे आंखें जो बड़ी हो जाती है, तो बड़ी होती है तो क्या होता है, आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को बड़ा कर देता है, खोल देता है। तो आइरिस का शटर खुलता है और प्यूपिल बड़ा हो जाता है ताकि ज्यादा लाइट अंदर जाए। तो बेटा ये दो पार्ट हो गए मेरे, प्यूपिल और आइरिस। अब प्यूपिल के बारे में पढ़ो, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। और है क्या, ये एक होल है, ठीक है। और आइरिस का काम क्या है, कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। भाई ये जो शटर है क्या कर रहा है, साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल कर रहा है, कि साइज ऑफ प्यूपिल को छोटा करना है या साइज ऑफ प्यूपिल को बड़ा। तो आइरिस का फंक्शन क्या है, कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। अब ना इसमें एनसीईआरटी एक जगह जो चीज लिखती है ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। एनसीईआरटी लिखती है प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, कि कितनी लाइट आंख में एंटर करेगी ये प्यूपिल डिसाइड करेगा, ये होल डिसाइड करेगा। बट आप सच बताओ ये प्यूपिल डिसाइड कर रहा है क्या, कौन डिसाइड कर रहा है, आइरिस डिसाइड कर रहा है। प्यूपिल तो होल है भाई, आइरिस प्यूपिल को दबा के छोटा कर देगा तो कम लाइट अंदर जाएगी, खोल के बड़ा कर देगा तो ज्यादा लाइट अंदर जाएगी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट जो आंखों में जाएगी, अगर ऑप्शन में आइरिस और प्यूपिल दोनों हैं तो आइरिस मार के आना, पर अगर ऑप्शन में आइरिस है ही नहीं सिर्फ प्यूपिल है तो प्यूपिल मार के आना, अगर सिर्फ आइरिस है तो आइरिस मार के आना। अगर दोनों में कंपटीशन हो जाए तो ये जीत जाएगा। हु कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, इट्स आइरिस, क्योंकि आइरिस कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल को, इसीलिए वो कंट्रोल करेगा कितनी अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट भाई, आंख के अंदर लाइट आई, कॉर्निया यानी थिन मेम्ब्रेन, ये देखो कॉर्निया यहां से अंदर गई, अंदर जाके कहां गई, ये देखो प्यूपिल, ये गोला दिख रहा है, ये क्या है, प्यूपिल। और इसके अगल बगल आपको देखो आइरिस, ये साइड व्यू है ना, तो साइड ऐसे साइड से देख रहे हो, तो ये आपका हो गया प्यूपिल, और ये है बेटा आपका, दूसरे कलर से दिखाता हूं, ये है आपका आइरिस, ये दिख रहा है, ये आइरिस है। तो ये आइरिस इसको ऐसे प्यूपिल को छोटा कर देगा, प्यूपिल को बड़ा, कंट्रोल्स दी साइज ऑफ द प्यूपिल। ये आपका आइरिस हो गया, ये प्यूपिल हो गया। अच्छा भाई, तो लाइट कॉर्निया से अंदर घुसी, फिर किस में गई, प्यूपिल में। अब लाइट अंदर पहुंची, अब कहां पहुंचेगी लाइट, इसके बाद इस पार्ट पे। ये क्या है बेटा, लेंस। लेंस होना जरूरी है, इमेज बनाना है। तो हमारी आंखों के अंदर जो लेंस होता है उसको हम बोलते हैं, आंखों के अंदर के लेंस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। क्यों, क्योंकि क्रिस्टल से बना है, कुछ केमिकल से बना है, क्रिस्टल से। क्रिस्टलाइन लेंस, हमारी आंखों के अंदर जो लेंस है वो क्या है, क्रिस्टलाइन। लेंस दो तरह के होते हैं, हमने पढ़ा था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। हमारी आंखों के अंदर जो लेंस है वो है कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस है, ये वाला, थिक इन द मिडिल एंड थिन एट द साइड। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, हमारी आंखों के पास एक दिव्य शक्ति है। हम अपनी जो लेंस है ना आंखों के अंदर, हम उस लेंस की फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं, हम अपने लेंस की पावर चेंज कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास जो लेंस है ना, जैसे फोकल लेंथ आपने देखी थी 10 सेंटीमीटर होती थी लेंस की, 20 सेंटीमीटर होती थी, 30 सेंटीमीटर होती थी, या जो भी। हमारे आंखों के अंदर जो लेंस है ना, इसकी फोकल लेंथ हम चेंज कर सकते हैं। क्यों करना है, क्योंकि बेटा हमें कभी पास का ऑब्जेक्ट देखना होता है, कभी दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है, उसके लिए हमें अपनी फोकल लेंथ चेंज करनी होती है। कैसे चेंज करते हैं, लेंस के साइज को छोटा और बड़ा करके। हाँ, हम अपने लेंस के साइज को भी छोटा और बड़ा करते हैं। जो हमारी आंखों के अंदर लेंस है उसका साइज वेरिएबल है। अगर मान लो मुझे कोई पास की चीज देखनी है तो मैं क्या करता हूं, लेंस को ऐसे दबा के मोटा कर देता हूं, एकदम मोटा कर देता हूं। और मुझे दूर की चीज देखनी है तो मैं लेंस को फैला के लंबा कर देता हूं।
तो हमारी आंखों के अंदर जो लेंस है वो कैसा है, फ्लेक्सिबल फोकल लेंथ का है। अच्छा, कैसी इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज। अब रियल और इन्वर्टेड इमेज कहां बनेगी भाई, रियल इमेज को क्या चाहिए, कोई स्क्रीन चाहिए, इमेज कहां बनती है, स्क्रीन पे। तो अभी आगे आप देखोगे कि यहां से जो आएगी रेज ऑफ लाइट, यहां कहीं जाके ये ऐसे उल्टी इमेज बनेगी, ऐसे इन्वर्टेड। मान लो ऑब्जेक्ट सामने यू रहा, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, उल्टी होके। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है कॉन्वेक्स लेंस। कैसी फोकल लेंथ है, फ्लेक्सिबल फोकल लेंथ। अब ये चीज आ गई क्या, सिलियरी मसल्स, ये क्या करती है। अब मैंने आपको बताया आंखों की फोकल लेंथ फ्लेक्सिबल है, तो ये फ्लेक्सिबल होने में जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। ये आपको कैसे दिखाऊं, यहां ये बेटा लेंस हो गया, ये आंखों के अंदर कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। और इस लेंस को आप देखो बांधा गया है पतले पतले रेशम के धागों से, पतले पतले रेशम के धागों से, पतले पतले रेशम से धागों से। इन्हीं रेशम के धागों को हम क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल्स। रेशम के धागे मत लिख जाना एग्जाम में, समझाने के लिए बोल रहा हूं। सिलियरी मसल्स हैं। ये क्या करती हैं बेटा, ये मसल्स ऐसे लेंस को दबा के मोटा कर देती हैं, छोटा कर देती हैं। छोटा कर देंगी तो क्या होगी, फोकल लेंथ क्या होगी इसकी, कम हो जाएगी। और खींच के लंबा कर देंगी, लंबा कर देंगी तो फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी। भाई लंबा किया तो ज्यादा फोकल लेंथ, छोटा किया तो कम फोकल लेंथ, सिंपल। इस सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, लेंस के साइज को चेंज करती हैं, जिससे फोकल लेंथ चेंज होती है। तो ऐसे दबा के छोटा कर दिया, छोटी फोकल लेंथ, बढ़ा के लंबा कर दिया तो लंबी फोकल लेंथ, ज्यादा फोकल लेंथ। तो सिलियरी मसल्स का काम क्या है, एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू सम एक्सटेंट। ऐसा नहीं है कि फोकल लेंथ कुछ भी कर सकते हैं, किसी एक्सटेंट तक ही करेंगे, ऐसे नहीं दबा के लेंस को तोड़ ही देंगे या खींच कर इसे चीर देंगे, किस एक्सटेंट तक। तो हमने क्या क्या सीख लिया अभी यहां पे, एक तो सीखा सबसे पहले प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, ये छोटा वाला काला गोला होल जिसमें लाइट अंदर जाती है। आइरिस, आइरिस क्या है, शटर विच कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, ये रहा आइरिस। फिर लाइट अंदर कहां गई, लेंस, लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स। और फोकल लेंथ कैसी है, फ्लेक्सिबल। कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी। लेंस की फोकल लेंथ फ्लेक्सिबल कौन करता है, सिलियरी मसल्स। दबा के छोटा कर दी, फोकल लेंथ कम, खींच के लंबा कर दिया, फोकल लेंथ ज्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इमेज कहां पे बनती है बेटा, इमेज हमेशा किसी स्क्रीन पे, किसी पर्दे पे बनती है। तो जिस पर्दे पे इमेज बनती है उसको हम बोलते हैं रेटिना। जिस स्क्रीन पे बेटा इमेज बनती है उसको बोलते हैं रेटिना। अब रेटिना कहां पे है, आंख के पीछे देखो, ए यहां पे, आजा 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 आजा, हाँ ये आपको पीछे एक, यहां पे ये एरिया दिख रहा है, ये है बेटा आपकी आंखों की स्क्रीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। टीना को जानते हो, हाँ सर पड़ोस में रहती है, आंखों में रेटिना रहती है ना सर, आंखों में भी टीना रहती है सर, दिल में भी टीना रहती है, टीला ओ टीना दिल तूने छीना, ए वापस आ जा। ये जो स्क्रीन है इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। इसी के ऊपर इमेज बनती है। मान लो यहां कोई ऑब्जेक्ट है, ये मैंने बना लिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से रेस जाती है, पिछले चैप्टर में देखा था, मुंडी से मैं रेस लेके गया, एक यूं लेके गया, लेटेस्ट से वो ऐसे चली गई, एक मैं ऐसे लेके जाता हूं, ये दोनों रेज मिल गई। बेटा जहां दोनों रेज मिलती है वहां इमेज बनती है, तो ये बन गई इमेज। कैसी इमेज बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। देख ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज कैसी बनी, उल्टी। कहां पे, रेटिना के ऊपर। तो रेटिना का मेन फंक्शन क्या है कि स्क्रीन की तरह एक्ट करती है और उसके ऊपर इमेज बनती है। अब आगे कहानी सुनो। रेटिना के पास कुछ लाइट सेंसिटिव सेल होती हैं, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं रेटिना के टिश्यू पे जो लाइट के पड़ते ही एक्टिवेट हो जाती हैं, लाइट के पड़ते ही एक्टिवेट होती हैं और एक इलेक्ट्रिक सिग्नल बना के ब्रेन को भेज देती हैं, जो ब्रेन को बताता है कि इमेज बन गई। तो रेटिना के पास क्या होती है, हैज लॉट ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। क्या होती है इसके पास, लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है। सेल्स गेट एक्टिवेटेड व्हेन लाइट्स फॉल ऑन देम। जैसी लाइट उस पर गिरेगी सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं एंड जनरेट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल। कैसा सिग्नल बनाती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक इंपल्स भी बोल सकते हो, सिग्नल या इंपल्स। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आपने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक इंपल्स। तो रेटिना के पास क्या है, लाइट सेंसिटिव सेल्स है, उस पर लाइट पड़ी, वो एक्टिवेट हुई और एक्टिवेट होकर एक इंपल्स बनाई और ब्रेन को भेज दिया। अब दो तरह की सेल्स आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एक है रॉड्स, एक है कोन्स। एक है रॉड्स, एक है कोन्स। रॉड्स का काम क्या है कि आप जब अंधेरे में, लो विजन में हो, तब आपको चीजें दिखाई पड़े। तो विजन इन लो लाइट, ये कौन करता है, रॉड्स। रॉड्स क्या करता है, विजन इन लो लाइट, या लाइट की इंटेंसिटी को मैनेज करता है। कि मान लो कहीं पे लाइट कम है तो रॉड्स उसको मैनेज करता है। वैसे सही बताएं तो लाइट इंटेंसिटी का खेल होता है। दूसरा देखो कोन्स।
कोन्स क्या करता है, विजन इन हाईलाइट, मतलब कि दिन के समय अगर आप किसी चीज को देखना है तो कोन सेल का काम होता है, तो विजन इन हाईलाइट। पर कोन्स का मेजर काम होता है कलर विजन देना। जो हम चीजों का कलर देख पाते हैं वो कोन्स की वजह से होता है। आपने देखा होगा कई जानवर ऐसे होते हैं जो चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं, उनको रंगीन दुनिया दिख ही नहीं रही है। भाई तुम्हारे कुत्ते को रंगीन दुनिया दिख ही नहीं रही है, तुम कुत्ते को बोल रहे हो कि ये देख लाल कलर का, ये देख पीला कलर का कपड़ा, हो कह रहा है सब एक है मालिक मेरे लिए, भाव भाव। तो ये जो कोन सेल होती है क्या देती है, कलर। तो आपको रॉड्स और कोन कैसे याद रखना है, सिंपल। रॉड आर से स्टार्ट होता है, रॉड रात, रॉड रात, तो रॉड का काम रात की विजन, विजन इन लो लाइट। कोन्स सी से स्टार्ट होता है, कलर सी से स्टार्ट होता है, कोन्स का काम कलर विजन, सी सी, और रॉड्स रात का विजन, विजन इन लो लाइट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब भाई क्या हुआ कि लाइट पड़ी, सेल्स थी एक्टिवेट हुई, सिग्नल बनाया, अब सिग्नल ब्रेन को भेजना है। तो भैया अब सिग्नल बन गया, भेजना है तो तार चाहिए होगा। तो जो वो तार होते हैं जो सिग्नल आंखों से लेके ब्रेन तक जाते हैं, उन तार को बेटा हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। यहां पे सिग्नल बना और यहां से निकल जाती है हमारी क्या क्या निकल जाती है, ऑप्टिक नर्व साइड से, और ये नर्व कहां चली जाएगी, हमारे ब्रेन के पास चली जाएगी। सोचो मैं आंखों की ऐसे बॉल को बाहर निकाल लूं और ये सोच उसमें से तार ऐसे बाहर निकल रहा है, इमेजिन कर ऐसे बॉल ऐसे बाहर निकाल लिया, उसमें से तार बंधा हुआ है, और मैं इस आंखों की बॉल को दरवाजे के बाहर फेंक दूं, तो अभी दरवाजे के बाहर जो हो रहा है मेरे ब्रेन को सब दिखाई पड़ेगा। ये तार लंबे होते हैं बेटा, इमेजिन कर इसको मैंने बॉल को निकाल के ले जाके अपने दोस्त के घर में से छुपा के रखा है अपने घर, और तार ऐसे जुड़े हुए हैं। अब मेरा दोस्त घर में जो जो कर रहा है, सारी गंदी हरकतें सब मेरे को दिख रही है, बस जैसे ही वो देखेगा इसे तार पर इसे पैर रख के कुचल देगा। मजाक कर रहा हूं, डोंट ट्राई दिस एट होम, ओके। क्लियर है। तो ये क्या करते हैं, सेंड्स इलेक्ट्रिक सिग्नल टू ब्रेन, ये होते क्या है, नर्व फाइबर होते हैं। अच्छा अगली चीज समझो, हमारी आंखों में दो तरह के फ्लूइड होते हैं। एक फ्लूइड होता है जो आगे होता है, एक फ्लूइड होता है जो पीछे वाले सेक्शन में होता है। आगे वाला सेक्शन क्या हो गया, ये वाला सेक्शन, यानी आपकी कॉर्निया और आपके लेंस के बीच का सेक्शन। ये यहां पे बेटा एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। कौन सा फ्लूइड होता है, एक्वस ह्यूमर। और एक फ्लूइड भरा होता है पीछे वाले सेक्शन में, पीछे वाला मतलब लेंस और रेटिना के बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में यहां पे भी एक फ्लूइड भरा है, ये इसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। कौन सा ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। आगे कौन सा ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। याद कैसे रखोगे, अल्फाबेट में पहले कौन आता है, ए आता है, तो आगे पहले कौन होगा, एक्वस ह्यूमर। अल्फाबेट में बाद में कौन आता है, पीछे वी आता है, तो पीछे वी, विट्रस ह्यूमर। क्लियर। अल्फाबेट में पहले कौन, ए, तो आगे की तरफ एक्वस ह्यूमर, और पीछे की तरफ पीछे कौन आता है, वी, तो विट्रस ह्यूमर। तो लेंस से लेके रेटिना के बीच में विट्रस ह्यूमर, लेंस से लेके कॉर्निया के बीच में एक्वस ह्यूमर। अब इनका डिफरेंस पकड़ लो। चलो पहले एक्वस ह्यूमर समझते हैं। एक्वस ह्यूमर यहां पे क्या है बेटा, वाटर जैसा एक फ्लूइड है, वाटर लाइक फ्लूइड यहां पे भरा है। सर क्यों भरा है पानी, बेटा ये पानी क्या करता है, ये अपने साथ न्यूट्रिशन लेके आता है। लेंस वगैरह को खाना वगैरह भी तो देना है, लेंस को, सिलेरी मसल्स को, कॉर्निया को, सबको खाना वाना भी तो चाहिए, तो ये न्यूट्रिशन लेके आता है। इसका मेन काम क्या है, न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। कहां पे होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया। ठीक है, कैसा है, पानी जैसा, वाटर लाइक फ्लूइड, और काम क्या है, न्यूट्रिशन। दूसरा है विट्रस ह्यूमर, ये कहां है, पीछे लेंस और रेटिना के बीच में। ये बेटा पानी जैसा नहीं है, ये थोड़ा सा जेल जैसा है, थोड़ा गाढ़ा है। तो अपनी बॉल के अंदर एक गाढ़ा फ्लूइड भरा है। ये क्या करता है, ये हमारी आंखों को स्ट्रेंथ देता है, हमारी आईबॉल को शेप देता है, हमारी आईबॉल को ये रिजिडिटी देता है। अरे भाई आईबॉल है, मान लो अंदर उसके कोई आपने जेल नहीं भरी, अंदर मान लो पूरी एयर है, अंदर उसके एयर है या वैक्यूम है, तो क्या होगा, पिचक सकती है कि नहीं, अब 25 से पिचक जाएगी। सोच कोई प्लास्टिक की बॉल है, अंदर उसके ऐसे जल भरी हुई, तो दबा पाएगा क्या, पूरा नहीं दबेगा। और अंदर मान लो उसके ऐसे हवा है, गैस है, या मान ले अंदर हल्की सी हवा है, तो ऐसे पुच्चिस करके दबा सकते हो ना। तो अंदर इसके जेल भर के क्या होता है, स्ट्रेंथ और शेप देता है। तो कैसा है, जेल लाइक सब्सटेंस, विट्रस ह्यूमर जेल लाइक सब्सटेंस, सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है, कॉमा, हेल्प्स द आई टू कीप इट्स शेप। सपोर्ट दिया, स्ट्रेंथ दिया, और आई को, आई बॉल को अपना शेप बनाने में हेल्प करता है। तो ये सारे पार्ट्स हो गए ह्यूमन आई के। एक बार पॉज करके सारे पार्ट रिवाइज कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। कर लो, कसम है तुमको उनकी, अब कर लो, किनकी, वही जिसको देखते हो, वही जिसका देखते हैं क्लास में। सेल पकड़े जाओगे बेटा, एक दिन पकड़े जाओगे। मैं तो कोई एक स्टोरी जल्दी सुना देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं बताते, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम हम लोग प्यार से उसको छेना छेना बोलते थे। तो छेना जो था, उनकी एक बंदी थी जो उनको बहुत अच्छी लगती थी, उनका नाम आप रूबी कर लो, एक्चुअल नाम नहीं उनका भी नहीं बता सकते। और ये बड़ा ही प्रेम प्रसंग चला उनका,
और मोबाइल नया नया आया था उस टाइम, तो नंबर एक्सचेंज हो गया था, व्हाट्सएप पे मैसेज करते। एक दिन रूबी के पापा ने पकड़ लिया और रूबी के पापा रात को छेना के घर पहुंच गए और उनके पापा को बोलते हैं कि आपका बेटा हमारी बेटी को कह रहा है डोसा खाएंगी आप, डोसा खाने चलेंगी मेरे साथ। और फिर मेरे दोस्त का उन्होंने यहां से ठुड्डी पकड़ के बोला था, अपने आप को ऋतिक रोशन समझते हो क्या? उस टाइम ऋतिक रोशन बहुत, अभी भी ऋतिक रोशन का तो जलवा हमेशा ही रहा है, अपने आप को ऋतिक रोशन समझते हो? फिर उसके पापा ने समझाया कि अब से मत करना छेना ये काम। बोला हाँ ठीक है नहीं करेंगे, हाँ पापा हाँ ठीक है नहीं करेंगे। हम लोगों ने बोला क्या यार क्या कर दिया तुमने, फंस गए मत करना। बोला हाँ अब से नहीं करेंगे नहीं करेंगे, सब शांति भाई। एक हफ्ते बाद फिर पकड़ा गया ये फोन के साथ, फिर से वही चैटिंग वैटिंग, लड़की का फोन छीन लिया गया। हम लोग बोले यार तुम छेना दूसरी बार पकड़ा गया अब मत करना। बोला हाँ अब नहीं करेंगे नहीं करेंगे। इसके बाद ये लेटर लिखना स्टार्ट कर दिए भाई, ये लव लेटर लिख रहे थे और इस आदमी किस्मत इतनी खराब इसका लव लेटर भी पकड़ा गया और लंबा चौड़ा लव लेटर था। मम्मी ने पकड़ा इस बार लड़की की, मम्मी ने कहा पापा को नहीं बताएंगे पर ये रिश्ता, ये सारी कहानी यहीं पे खत्म। फिर इन लोग का वहां पे हुआ कि ये रिश्ता अब खत्म हो जाएगा। ऐसे कर करके ये आदमी 7 बार पकड़ा गया 1 साल के अंदर, 7 बार। नाम नहीं बता रहे क्योंकि अब शादी हो गई है दोनों की, क्यों नाम लेके बदनाम करना दोनों को, दोनों की आपस में नहीं हुई, अलग अलग हुई है शादी, ये भी याद रखना है ना। तो बेटा ये सब स्कूल की कहानियां स्कूल में ही खत्म हो जाती हैं, लाइफ पर बहुत कम लोग की होती चलती है। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। सीबीएसई 2025, 2023, 2017। इन द ह्यूमन आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द सरफेस ऑफ। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहां पे होता है? मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कौन करता है? कॉर्निया। तो यहां पे लिखा है कॉर्निया। लेंस पे भी होता है पर मैक्सिमम कौन कर चुका होता है? कॉर्निया। 80% कॉर्निया कर देता है और 20% कौन करता है? लेंस करता है। The part of the human eye which can modify the curvature of the eye lens up to some extent। 2025, 2023, 2017। जो लेंस के कर्वेचर को चेंज कर सके, लेंस के कर्वेचर को चेंज कर सके। ये लेंस है, इसके ऊपर क्या लगे होते थे? रेशम के धागे। ये क्या करते थे? लेंस के कर्वेचर को दबा के लेंस को मोटा कर दिया, फोकल लेंथ कम हो गई, खींच के लंबा कर दिया, फोकल लेंथ ज्यादा। क्या? सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन वो है जिसको आपको कमेंट करना है, इसका आंसर बताना है। मैं कम से कम 20 बच्चों का नाम जो सही आंसर लिखेंगे अगली क्लास में अनाउंस करूंगा। सीबीएसई 2024। द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड। ठीक है, सिंपल सा है, देखते हैं कौन लोग बताएंगे। नेक्स्ट है बेटा पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? हमारी आंखें जो हैं इसके पास बड़ी स्पेशल पावर है कि हम पास की चीजें भी देख लेते हैं, दूर की चीजें भी देख लेते हैं, है कि नहीं? हम आसपास की चीज भी देखते हैं, दूर की चीजें भी। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। हम अपने लेंस की फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं, हम अपने लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ is called power of accommodation। The ability of eye lens to adjust, change its focal length is called power of accommodation। अच्छा, एक चीज आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, पार P is equals to 1/f। पार का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। पार किस में मेजर होती थी? डायप्टर, कैपिटल डी। और यहां फोकल लेंथ किस में रखनी होती थी? मीटर्स में रखनी होती थी। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो क्या कर दो? डिवाइड बाई 100 कर देना। कई बार फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में मिलेगी तो क्या कर देना? डिवाइड बाई 100 कर देना, मीटर में हो जाएगी और पार डायप्टर में आ जाएगी। अच्छा, पार फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, ये याद रखना, ठीक है। अब दो चीज समझते हैं। पहला, टू व्यू क्लोजर ऑब्जेक्ट। जब मुझे पास की चीज देखनी होती है ना तो मुझे गड़ोना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बेटा देखो, दूर की चीज देखना बहुत आसान है, ऐसे आराम से देख सकते हो। बस सोचो कॉपी कोई पास में रख दे तो ऐसे ध्यान से ऐसे देखना पड़ता है। तो जब हम क्लोजर ऑब्जेक्ट देखते हैं ना तो हमारी जो सिलियरी मसल्स थी वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेंस को दबाती है, मोटा कर देती है, मोटा, हट्टा कट्टा मोटा। क्यों? क्योंकि उसकी पार हम बढ़ाते हैं, हम लेंस की पार को बढ़ाते हैं। और लेंस की पार अगर बढ़ेगी, यहां से देखो, अगर पार बढ़ेगी तो फोकल लेंथ कम होगी, उल्टा उल्टा प्रोपोर्शनल है। पार अगर ज्यादा हो जाएगी तो फोकल लेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी। तो लेंस को जब दबा के आप छोटा करते हो तो उसकी फोकल लेंथ भी कम हो जाती है, दबा के छोटा तो फोकल लेंथ भी छोटी, ठीक है। तो ये लिखा है टू व्यू क्लोजर ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। ये जो मसल्स हैं ये क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करके इसको दबाती हैं। दबाएंगी तो ये थिक हो जाएगा, इसका कर्वेचर बढ़ जाएगा। देख, दबाया तो कर्वेचर क्या हुआ? बढ़ गया। पहले सोच ऐसे था, अब इसको दबा देगा तो ऐसे फूला गप्पू सा ऐसा नहीं हो जाएगा, तो इसका कर्वेचर बढ़ गया। लेंस बिकम्स थिक, कर्वेचर इंक्रीजेस। और जब कर्वेचर इंक्रीज किया तो क्या इंक्रीज की? पावर इंक्रीज की। और लेंस छोटा हो गया तो फोकल लेंथ भी छोटी हो गई, डिक्रीज कर गई। जैसे दबा के पावर बढ़ाई, और पावर जब भी बढ़ेगी बेटा, पावर जब भी बढ़ेगी फोकल लेंथ घट जाएगी। ये क्लोजर ऑब्जेक्ट के लिए। अगर मान लो आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखना है, जैसे क्लास में बैठे हैं आपको बोर्ड देखना है, बोर्ड एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लास में लास्ट सीट में बैठे हैं बैक बेंचर भाई साहब, हम सब बैक बेंचर ही तो हैं और क्लास में से पढ़ रहे हैं, तो वो जो चीज देख रहे हैं वो डिस्टेंट है। अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अगर आंखें ठीक है तो।
तो उसके लिए हमारी सिलेरी मसल रिलैक्स करती है। सिलेरी मसल रिलैक्स की तो लेंस क्या हो गया, खिंच के लंबा हो गया, लेंस का कर्वेचर कम, पतला, कर्वेचर कम हो गया। अच्छा, पतला हो गया, लंबा हो गया, पार अब इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, पार कम हो गई, और पार अगर कम हो गई तो फोकल लेंथ ज्यादा हो गई, यही बात लिखी है। टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सिलियरी मसल्स रिलैक्स, मसल्स क्या हो गई, रिलैक्स, एकदम आराम से। अब लेंस क्या हो गया, थिन और लंबा हो गया, लेंस बिकम्स थिन, कर्वेचर डिक्रीजेस, अब उतना कर्वी नहीं है, कर्वेचर कम हो गया। अच्छा, लंबा हो गया, रिलैक्स हो गया, अब इतनी पार नहीं है तो पार डिक्रीजेस, और पार डिक्रीज करेगी तो फोकल लेंथ इंक्रीजेस। पार क्या हो गई बेटा, कम हो गई, तो फोकल लेंथ ज्यादा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मेरे ख्याल से अब याद रहेगा, समझ में भी आ गया है। बहुत सिंपल है, पास की चीज देखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, लेंस को दबा के मोटा किया, कर्वेचर बढ़ाया, पावर बढ़ी तो फोकल लेंथ कम हो गई। दूर की चीज रिलैक्स आई से देखेंगे, रिलैक्स आई से तो लेंस लंबा है आराम से, पावर कम तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी। क्लियर? दबाने पे क्या होगा, लेंस छोटा हो जाएगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगी। खोलने पे क्या होगा, लेंस लंबा हो जाएगा, फोकल लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। चलो, सीबीएसई 2025-2016, when we focus our eyes on a distant object the ciliary muscles of our eyes are relaxed, in this case the eye lens becomes, क्या बोल रहे हैं, जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो सिलेरी मसल्स क्या करती हैं बेटा, रिलैक्स कर जाती हैं। लेंस कैसा हो जाता है, लेंस थिन हो जाता है, लेंस थिन हो जाता है, लेंस का कर्वेचर क्या हो जाता है, कर्वेचर कम हो जाता है, लेंस की पार क्या हो जाती है, पार कम हो जाती है, और फोकल लेंथ बढ़ जाती है। देखो, तो बोल रहा है कि बताओ, इन दिस केस द आई लेंस बिकम्स, कैसा होगा, थिन हो जाएगा, कर्वेचर मैक्सिमम नहीं, थिन एंड इट्स कर्वेचर इज मिनिमम, हाँ ये सही लग रहा है। थिक तो होगा नहीं, ये दोनों गलत। बोलो आ गया क्लियर? तो ये या इसके सिमिलर सवाल आ रहा है बोर्ड में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दो और हमें टर्म समझने हैं, एक है नियर पॉइंट, एक है फार पॉइंट। अब बात समझो, मान लो मैं आपको एक कॉपी दे दूं और बोलूं इसको पढ़ो, तो आप पढ़ रहे हो, मैंने कहा और पास रखो, पढ़ रहे, और पास रखो, पढ़ रहे और पास, अरे सर अब नहीं पढ़ना है, अब नहीं पढ़ने में आ रहा सर, अरे सर नहीं आ रहा। तो यानी एक ऐसा पॉइंट है जिससे और पास लाने पे हम किसी चीज को क्लियरली नहीं देख पाते। वो पॉइंट जहां तक आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाओ, जिससे और पास लाने के बाद ऑब्जेक्ट क्लियरली ना दिखे, उसको बोलते हैं नियर पॉइंट। द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम योर आई, जहां तक ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम नियर पॉइंट। और ये जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट मतलब साफ साफ, एक एक अक्षर अलग अलग डिस्टिंक्टली दिख रहा है। तो जो सबसे लीस्ट डिस्टेंस है, जहां तक कोई ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं नियर पॉइंट। अगर कोई इंसान हेल्दी है, यंग है, तो उसके लिए ये डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर। जो आप स्कूल में जो स्केल यूज करते हो 15 सेंटीमीटर की होती है, तो साइड लगा लो 15 और उससे थोड़ा और यहां तक। इसके बाद दिख रहा है, ऐसा नहीं सर इसके बाद भी दिखता है, पर क्लियरली एक एक वर्ड, एक एक लेटर साफ साफ दिखाई नहीं पड़ते। नियर पॉइंट, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। आंखों से वो मिनिमम डिस्टेंस, ये जहां तक ऑब्जेक्ट क्लियरली और डिस्टिंक्टली दिख रहा हो, इस पॉइंट को हम बोलते हैं नियर पॉइंट, और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फॉर नॉर्मल विजन या यंग एडल्ट ये कितना होता है बेटा, 25 सेंटीमीटर। जिनकी आंखें एकदम ठीक है उसके लिए ये 25 सेंटीमीटर, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो चेंज हो जाएगा। दूसरा टर्म क्या है, फार पॉइंट। अब फार पॉइंट ये बताता है कि आप कितनी दूर तक देख सकते हो, कितनी दूर तक आपकी नजर जा सकती है। तो आपका एक दोस्त होगा जो बोलता होगा, अरे हमारे गांव में चलो, जहां तक नजर जाती है सारा खेत अपना है, जहां तक देख पाओगे, एक ठाकुर दोस्त होता है ना, जहां तक देख पाओगे सारा खेत अपना है। तो हाँ, तो बेटा जहां तक आप देख पा रहे हो उसको फार पॉइंट बोलते हैं, सिंपल। जहां तक आप देख पाओ उसको फार पॉइंट। फिजिक्स कहती है कि एक यंग या एक हेल्दी इंसान का फार पॉइंट इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी मतलब आप अपने घर के बाहर निकलोगे तो आप अमेरिका भी देख सकते हो, नहीं, प्रैक्टिकली नहीं। प्रैक्टिकल इंफिनिटी अलग है। प्रैक्टिकल इंफिनिटी का मतलब होता है कि क्लास में बैठे हैं, अपना बोर्ड देख पा रहे हैं, घर से बाहर निकले हैं तो शालू का घर दिख रहा है, छत पे शालू खड़ी है, शालू को देख रहे हैं, वापस आ जा शालू सर के, शालू को देखा, शालू के पीछे अन्नू भी दिख रही है दूसरे घर में, उसके पीछे और देखा पिंकी का घर भी दिख रहा है। यही है तुम्हारा फार पॉइंट, यहीं तक देख पा रहे हो तुम, इससे आगे देखो जीवन में बहुत कुछ है।
तो जहां तक देख पा रहे हैं उसको फार पॉइंट बोलते हैं। फिजिक्स बोलती है कि हम इंफिनिटी तक देख पाते हैं, पर प्रैक्टिकल इंफिनिटी मतलब जहां तक दिख रहा है। ठीक है, द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, फॉर नॉर्मल आई ये कितना होता है, इंफिनिटी होता है। तो नियर पॉइंट जो सबसे पास पॉइंट है जहां तक देख सकते हैं कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट जो सबसे दूर हम देख सकते हैं वो कितना है, इंफिनिटी। यानी हमारी जो विजन की रेंज है बेटा, हमारी जो विजन की रेंज है, अगर ये मेरी आंखें, तो मेरी विजन की रेंज क्या है, नियर पॉइंट से लेके फार पॉइंट यानी इंफिनिटी तक। तो मैं 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी के बीच में अगर कोई भी चीज है तो मैं देख पाऊंगा क्लियरली। इसके बाहर मुझे कुछ नहीं दिखेगा। इंफिनिटी के बाहर वैसे भी क्या होगा। ठीक है, अच्छा दो और टर्म समझो, पिछले चैप्टर से आए हैं। कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है और कॉन्केव लेंस कैसा लेंस है, पढ़ा था हमने, कमेंट करो बताओ, लिखा हुआ है पीछे सर। अच्छा एक बार ईमानदारी से कमेंट करो, कर लिया। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता था कि रेज ऑफ लाइट आती थी उसको दबा देता था, ऐसे ले जाके मर्ज कर देता था, कन्वर्ज कर देता था। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है, याद रखना कन्वर्जिंग लेंस है, रेज को कन्वर्ज करता है। अच्छा एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर वेक्स दिख रहा है, लास्ट में एक्स दिख रहा है, तो एक्स देखने में थोड़ा सा देखो पॉजिटिव जैसा दिखता है। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव जैसा। तो कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, इनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो यही बात यहां लिखिए, फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव। और फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पार भी पॉजिटिव होगी। पार क्या होती है, 1/f। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पार भी पॉजिटिव होगी। अच्छा, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस क्या करता है, रेज ऑफ लाइट आती है इनको दूर दूर भेज देता है, रेज ऑफ लाइट इनको दूर दूर कर देता है, यानी डाइवर्ज कर देता है। तो कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो, फोकल लेंथ, थोड़ी सी तबियत मेरी खराब है फिर भी मैं लेक्चर कर रहा हूं क्योंकि गैप हो जाता है, आपका भाई एग्जाम आ रहा है तो करना जरूरी, थोड़ा सपोर्ट करना है। थोड़ा सा आपको लगेगा शायद एनर्जी डाउन है, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। ये लेक्चर मैं तीसरी बार शूट कर रहा हूं, एकदम एनर्जी नहीं, फिर भी ट्राई कर रहा हूं। डाइवर्जिंग लेंस है, रेस को डाइवर्ज कर देता है। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, पार भी नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस हो कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव, और कॉन्केव में कुछ भी हो लेंस या मिरर, फोकल लेंथ नेगेटिव। क्यों बताया, क्योंकि आगे मैं कुछ पढ़ाऊंगा उसमें इसका यूज होगा। चल भाई, अब हम आ गए डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। ले देखिए, हमें 4 डिफेक्ट पढ़नी है, 2 डिफेक्ट ज्यादा डिटेल में समझनी है, वो स्टार्ट करते हैं। पहली डिफेक्ट है मायोपिया। क्या है, मायोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस। क्या बोला, नियर साइटेडनेस, मतलब नियर की चीजें साफ दिखाई पड़ती है पर दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं पड़ती। सिंपल, नाम में ही छुपा है। मायोपिया क्या है, नियर साइटेडनेस। कैसे याद रखो, मेयोनी, इसका एक कोड बना लो। कोड क्या है, मेयोनी। मेयोनी खाते हो चटनी के साथ, हाँ सर, मतलब मेयोनी खाते हो, मेयोनी खुद ही चटनी है मोमो के साथ। हाँ, मेयोनी खाना मत, मेयोनी। मेयोनी कैसे याद रखोगे, मायोपिया और नियर साइटेडनेस। मायोपिया का मतलब कि नियर साइटेडनेस, पास की चीजें साफ साफ दिखाई पड़ रही, दूर की चीजें इतनी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रही। एग्जाम्पल बताता हूं, तुम्हारा पक्का कोई दोस्त होगा जो तुम्हारी क्लास में बैठा होगा, बैक बेंचर होगा एकदम तुम्हारे समाज का, तुम्हारे साथ पीछे बैठता होगा, कॉपी में जब लिखता होगा तब बढ़िया आंखें चल रही है, और जब बोर्ड पे देखता होगा, भाई भाई वो बता दे वो क्या लिखा है, करता है कि नहीं, अरे भाई वो दा के नीचे क्या लिखा है, तो देख नहीं रहा है। ये क्या है, नियर साइटेडनेस। उसको पास में कॉपी में जो लिखा है सब दिखाई पड़ रहा है, क्लियरली लिख पा रहा है, क्लियरली समझ पा रहा है, पर जो बोर्ड है वो उसके लिए दूर का ऑब्जेक्ट हो गया, उसको दूर की चीजें इतनी क्लियर नहीं दिखती। यानी उसकी आंखों में कौन सी डिफेक्ट है, मायोपिया है, उसको नियर साइटेडनेस है। तो ऐसे लोग का नियर विजन तो अच्छा है, फार विजन खराब हो जाता है। मतलब अब इनका जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी नहीं रहा बेटा, वो इंफिनिटी से कम है। हम कहां तक देख सकते हैं, जहां तक नजरें जा रही है सब साफ दिखाई पड़ रहा है, उनकी जहां तक नजरें जा रही हैं दिखाई तो पड़ रहा है पर साफ नहीं दिखाई पड़ रहा। मतलब इंफिनिटी तक देख तो पा रहे हैं पर साफ नहीं दिख रहा, उनका फार पॉइंट इंफिनिटी नहीं है। उनसे बोलोगे क्लास के बाहर आएंगे, वो देख वहां से कोई आता हुआ दिख रहा है, हाँ यार एक बहुत खूबसूरत सी लड़की आ रही है, अरे यार ये तो 10th बी वाली है, 10th बी वाली प्रिया आ रही है, प्रिया आ रही है, अरे प्रिया आ रही, जा बात कर, और जाएगा, प्रिया तुम कितनी सुंदर हो, बाऊ बाऊ, नीचे देखा कुत्ता था। मतलब इनको दिख रहा है कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, पर वो लड़की है, लड़का है, डॉग है, बैल है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो नजरें तो उनकी भी दूर तक जा रही हैं पर क्लियरली विजिबल नहीं है। तो इनको पास की चीजें साफ दिखती है, दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। फार पॉइंट इनका लेस देन इंफिनिटी, यही लिखा है। कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिख रही, दिख रही हैं क्लियरली नहीं। नियर साइटेडनेस है, नियर साइटेडनेस, पास की चीजें दिख रही है। फार पॉइंट इज लेस देन इंफिनिटी, इंफिनिटी तक नहीं दिखता, इंफिनिटी के पहले तक दिखता है।
अब ऐसा हुआ क्यों, क्या हुआ आंख के अंदर? तो आंख के अंदर क्या हुआ याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ आंख के अंदर, ऐसा क्यों हो रहा है? इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट या बिफोर ऑफ रेटिना। क्या हुआ, ये देख आंखों का लेंस है। अब आंखों के लेंस ने क्या किया, ये रेज ऑफ लाइट आ रही थी दूर से, ठीक है भाई, ये रेज ऑफ लाइट आ रही थी। अब अगर रेज ऑफ लाइट आ रही है और इनकी इमेज बनानी है तो इमेज कहां बननी चाहिए, यहां पे रेटिना के ऊपर, तभी तो दिखाई पड़ेगा इस जगह पे। पर आंखों के लेंस हो सकता हो कुछ ज्यादा मोटे हो गए हो सकता हो कुछ ज्यादा थिक हो गए हो सकता हो कर्वेचर कुछ ज्यादा हो गया हो। तो इन्होंने क्या किया, रेज ऑफ लाइट को पहले ही मिला दिया, इमेज यहां बना दी। यहां कोई स्क्रीन ही नहीं है, स्क्रीन पीछे थी, तो इमेज कहां बन गई, बिफोर ऑफ रेटिना। इसीलिए हमें वो चीज साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रही। इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट या बिफोर ऑफ रेटिना। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कि लेंस में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि लेंस ज्यादा मोटा हो गया है, लेंस ज्यादा थिक हो गया है, लेंस का कर्वेचर ज्यादा हो गया है। इतना पावर आ गई है ना लेंस में कि रेस को पहले ही मिला दे रहा है। असल में इन रेस को यहां मिलना चाहिए था, ओरिजिनली यहां पे, तभी तो रेटिना पे इमेज बनती, यहां मिलना चाहिए था। पर ये लेंस का कर्वेचर इतना ज्यादा हो गया, लेंस इतना थिक हो गया, इतना पावरफुल हो गया कि उसने रेस को पहले मिला दिया। तो पहली तो दिक्कत है कि लेंस की दिक्कत हो सकती है। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, लेंस बिकम्स थिक, मोर पावर, लेंस की पावर ज्यादा हो गई, रेस को पहले मिला दिया। दूसरी बात यह हो सकती है कि लेंस पे फालतू का इल्जाम लग रहा है साहब, लेंस की कोई गलती ना हो। दूसरी चीज यह हो सकती है कि लेंस तो इमेज सही जगह बना रहा है, ये जो रेटिना मैडम थी इनको यहां होना चाहिए था, पर ये पीछे चली गई। हो सकता हो गलती आईबॉल की हो, कि आईबॉल का इलोंगेशन हो गया हो, कि एक्चुअल में इमेज यही बनानी थी, लेंस को, रेटिना को यही होना चाहिए था, पर आईबॉल इलोंगेट हो गई और रेटिना पीछे चला गया। तो दूसरा प्रॉब्लम इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। तो दो प्रॉब्लम की वजह से आपको मायोपिया हो सकता है। पहला एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, इसकी पावर बढ़ गई, इमेज पहले बना दिया। दूसरा कि ये तो इमेज सही जगह बना रहा है, आईबॉल ही एक्सपैंड कर गई, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे करें। बहुत सिंपल है, तुम्हारे जो मैक्सिमम दोस्त होंगे तुम देखना, उनको जो लेंस जो चश्मा लगा होगा उनकी पावर पूछना क्या होती है, -2, -1, -3, नेगेटिव पावर। नेगेटिव कौन सा लेंस हो सकता है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स तो पॉजिटिव, कॉनकेव। तो इसका सोल्यूशन क्या है, कॉनकेव लेंस। अब क्यों है वो भी समझ लो। तुम्हारे दोस्त जितने भी सबसे पूछना कितनी पावर है, -1, इधर -2, इधर -0.5, इधर -0.5, ऐसे ही बताते हैं। नेगेटिव पावर मतलब नेगेटिव कॉनकेव की कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स तो वेक्स पॉजिटिव, तो कॉनकेव ही लगाए ना सबको, सोल्यूशन कॉनकेव है, ऐसे याद रखना। अब समझाते हैं क्यों। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि रेस कुछ ज्यादा ही कन्वर्ज हो रही है, तो कन्वर्जेंस प्रॉब्लम है कि नहीं। प्रॉब्लम क्या है, कन्वर्जेंस, कि रेस कुछ ज्यादा ही जल्दी कन्वर्ज हो गई। तो सोल्यूशन क्या है, इसका उल्टा कर दो। प्रॉब्लम यही तो है ना कि रेस जल्दी कन्वर्ज हो गई, बहुत ज्यादा कन्वर्ज हो रही। सोल्यूशन इसका उल्टा, कन्वर्जिंग का उल्टा डाइवर्जिंग। तो कौन सा लेंस लगाएंगे, डाइवर्जिंग यानी कॉनकेव। तो आंखों के आगे एक कॉनकेव लेंस लगा दिया, मतलब चश्मा पहन लिया कॉनकेव लेंस। ये क्या करेगा, जो रेज ऑफ लाइट आ रही है इसको थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया। अब ये लेंस कर रहा हूं, हम इसको भाई कन्वर्ज करेंगे, करते 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 कहां पहुंच गए, रेटिना पे पहुंच गए। इसने क्या किया, इन रेज ऑफ लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया, यहीं पे थोड़ा खोल दिया। और अब लेंस तो बदतमीज है, कह रहा हम दबाएंगे, कह रहा दबा भाई, अब रेस कैसी है, डाइवर्जिंग है, दबाने में समय लगेगा तेरे को, मैंने रेस को खोल दिया है थोड़ा। अब इसको दबाते 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 कहां पहुंच जाएगा तू, रेटिना पे पहुंच जाएगा, इमेज रेटिना पे बन जाएगी। तो सोल्यूशन क्या है इसका, कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, कन्वर्जिंग की, कि ज्यादा कन्वर्जिंग हो रही है, तो इसका अपोजिट कर दो, डाइवर्जिंग यानी कॉनकेव लेंस। पावर कैसी होती है, नेगेटिव, तो कॉनकेव लेंस नेगेटिव पावर लेंस, ये इसका करेक्शन। क्लियर है भाई, ये थी मायोपिया। और इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, इसके पहले एक ट्रिक है इसकी, बहुत सी चीजें इसमें याद रखनी है। एक तो पहले एक चीज पकड़ो तुम कि ये डायग्राम तुम्हें याद होना चाहिए, सॉरी, ये डायग्राम्स बेटा इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आपको याद होने चाहिए। तो पॉज करके एक बार प्रैक्टिस कर लो। सारी आपको ये कहानी समझ में आनी चाहिए कि रीजन क्या होता है, कर्वेचर ऑफ आई लेंस बढ़ गया, दूसरा रीजन क्या है, आई बॉल इलोंगेट हो गई, करेक्शन क्या है, कॉनकेव लेंस, बहुत सारी कहानियां। एक मेमोनिक बनाया है, पसंद आए तो ऐसे याद कर लेना, वरना वैसे याद ही रखना है। क्या है मेमोनी, क्या है मेमोनिक कोड, क्या बनाया है, इसकी ट्रिक क्या बनाई है कि मेयोनी मेक्स एलॉन थिक वेंट केव। मतलब एलॉन मस्क भाई साहब है, ठीक है, आपकी गली में आए हैं, मोमोज वाले भैया के पास मोमोज खा रहे हैं,
और एलॉन मस्क से वो कड़ी वाली चटनी नहीं खाई जा रही, विदेशों से नहीं खाई जाती, उन्होंने कहा म्योनी लगा दो, म्योनी, म्योनी के साथ खाएंगे मोमो, है ना। तो म्योनी ले ली, म्योनी मेक्स एलॉन थिक। अब एलॉन मस्क ने जब म्योनी वाले मोमोज खाए तो भाई मोटा गए वो, तो म्योनी मेक्स एलॉन थिक। अब एलॉन मस्क यार फेमस आदमी है, मोटा हो गया, सब देख रहे हैं, कह रहा है मोटा एलॉन, मोटा एलॉन, तो भाग गया कहां, केव के अंदर, गुफा के अंदर। म्योनी मेक्स एलॉन थिक वेंट केव। अब इसको याद कैसे रख, मतलब इसमें क्या क्या है देख लो। म्योनी, मयो मायोपिया, नी नियर साइटेडनेस, मेक्स एलॉन, एलॉन से इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, थिक आई लेंस कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है, कर्वेचर बढ़ जाता है, पावर बढ़ जाती है, लेंस थिकन्स, फैट। वेंट केव, केव मतलब गुफा, कॉनकेव लेंस, है ना, वेंट केव, केव मतलब कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर नेगेटिव। क्वेश्चन सीबीएसई 2020 एकदम सिंपल है, बोल रहे हैं बताओ ये कौन सी डिफेक्ट है। रेज ऑफ लाइट आई, पहले कन्वर्ज हो गई, पहले कन्वर्ज हो गई, कौन सी डिफेक्ट है, मायोपिया है या नियर साइडेडनेस है। कह रहे हैं इसकी दो कॉजेस बताओ, एक हो सकता है लेंस ज्यादा थिक हो गया हो, एक हो सकता है आई बॉल इलोंगेट कर गई हो, ये लिखा हुआ है। इसका करेक्शन बताओ, नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज फॉर द करेक्शन, कॉनकेव लेंस। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं बार बार पूरी कहानी। दूसरी जो आंखों की डिफेक्ट है वो है हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या है बेटा, ये है फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, दूर की चीजें साफ दिख रही है, पास की चीजें इतनी साफ नहीं दिख रही। ये आपके कम दोस्तों को होगा, बहुत कम चांसेस होता है यंग एज में होने का, जनरली बहुत कम होता है, पर आप घर में देखोगे आपके मम्मी पापा दादा दादी को ही ज्यादा देखने को मिल जाता है। अब इसमें क्या है कि पास की चीजें साफ साफ दिख रही है, सॉरी नहीं दिख रही है, दूर की चीजें साफ साफ दिख रही है, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, फार की चीजें साफ दिख रही है, पास की चीज नहीं। मतलब अगर आप 25 सेंटीमीटर में कोई चीज रखोगे ये नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसे पढ़ेंगे दूर करके। एक ना एक दोस्त होगा आपका जैसे पास में ऐसे नहीं पढ़ता होगा, ऐसे करके ऐसे पढ़ता होगा, क्योंकि उसको पास की चीज साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती। वो 25 सेंटीमीटर पास की चीज देख ही नहीं पा रहा, वो कह रहा है इसको यार 45 सेंटीमीटर करो, हाँ अब ठीक है, हाँ भाई अब पढ़े में आ रहा भाई, अरे ये तो क्या लिखा है तो दिख नहीं रहा, इसको भाई अब सही है। ये क्या है बेटा, फार साइटेडनेस, दूर की चीज हाँ सब सिखाई पड़ रहा है, हाँ बढ़िया सब, हाँ पास की चीज क्लियरली नहीं दिख रही, तो उसका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की चीजें साफ साफ दिखाई पड़ रही, कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, पास की चीजें साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रही है। क्या है फार साइटेडनेस, नियर पॉइंट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर नहीं दिख रहा, कह रहा कम से कम 45 कर भाई, 50 कर, अब दिखाई पड़ेगा। अब बात आती है ये क्यों हुआ, पिछली बार क्या हुआ था, इमेज आई बॉल के, सॉरी इमेज रेटिना के पहले बन गई थी, इस बार क्या हुआ, इमेज रेटिना के बाद बनेगी। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है हाइपरमेट्रोपिया में कि देख रेज ऑफ लाइट आई 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 आई, अब इमेज कहां बननी चाहिए थी, यहां रेटिना, पर लेंस यार इतना निकम्मा निकल गया कि रेज को कन्वर्ज ही नहीं कर पाया। इमेज यहां बननी थी, लेंस कह रहा करे अरे बाहर निकल गए। तो ये इमेज यहां बननी चाहिए थी, इमेज कहां बनी, आउटसाइड रेटिना, बिहाइंड द रेटिना। ये प्रॉब्लम है कि इस लेंस को इमेज यहां बनानी चाहिए थी, पर लेंस के पास शायद इतनी ताकत नहीं थी, तो इमेज कहां निकल गई, लेंस कह रहा है कन्वर्ज करूंगा, मैं कन्वर्जिंग लेंस हूं, कन्वर्ज करूंगा 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 करूंगा, अरे पीछे निकल गया। तो क्या हुआ बेटा, इसमें मायोपिया में क्या हुआ था, इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना, इसमें इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। अब बात आती है ऐसा क्यों हुआ, इस बार दिमाग लगाओ, तुम खुद बता दोगे, सोचो सोचो, सोच के कमेंट करो, कर लोगे तुम, सोचो, यही तो साइंस है यार, सोच 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 सोच। देख मुझे क्या लगता है क्या क्या हुआ होगा, पहली चीज तो ये हुई होगी कि लेंस सही से पावर नहीं बना पाया होगा, लेंस की पावर कम रह गई होगी, तभी तो कन्वर्ज नहीं कर पाया, वरना कन्वर्ज करके मिला देता। यानी लेंस थिक नहीं हो पाया होगा, लेंस कैन नॉट गेट थिक इनफ, इतना थिक हो ही नहीं पाया कि रेस को दबा के यहां मिला दे, लेंस कैन नॉट गेट थिक इनफ, पहली प्रॉब्लम तो ये होगी। ये लिखा है, ये देखो रीजंस क्या है इसके, लेंस कैन नॉट गेट थिक इनफ, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग, थिक हो ही नहीं पाया, पतला रह गया, फोकल लेंथ ज्यादा रह गई। भाई पतले लेंस की फोकल लेंथ क्या रह जाएगी, ज्यादा, पतला मतलब लंबा, लंबा तो फोकल लेंथ ज्यादा, छोटा तो फोकल लेंथ कम, तो लेंस कैन नॉट गेट थिक इनफ, तो इसकी फोकल लेंथ ज्यादा रह गई। दूसरी प्रॉब्लम सोच, हो सकता हो लेंस भाई साहब अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो और सारी चोरी आईबॉल ने की हो सकता हो स्क्रीन को यहां होना चाहिए था, रेटिना को यहां होना चाहिए था, पर रेटिना बहन क्या हुई, अंदर चली गई, यानी आई बॉल बिकेम स्मॉल, श्रिंकिंग ऑफ आई बॉल। पिछली बार क्या था, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। हो सकता हो लेंस सही काम कर रहा हो, कह रहा हो इमेज तो यही बननी थी और रेटिना को यहां होना चाहिए था,
पर आईबॉल ही छोटी हो गई, श्रिंकिंग ऑफ आईबॉल। तो दूसरा क्या हो सकता है, आईबॉल हैज बिकेम टू स्मॉल, आईबॉल छोटी हो गई। अब इसका करेक्शन क्या होगा ये सोचो। प्रॉब्लम क्या है यहां पे, कन्वर्जेंस प्रॉब्लम है या लेस कन्वर्जेंस प्रॉब्लम है? लेस कन्वर्जेंस, यहां पे क्या रह गया, लेस कन्वर्जेंस, प्रॉपर कन्वर्ज कर ही नहीं पाए भाई, लेस कन्वर्जेंस, पूरी तरह से कन्वर्ज कर ही नहीं पाए। याद नहीं रखना है ये तुमको, लेस कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, कहीं लिखना नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, लेस कन्वर्ज, पूरा कन्वर्ज यानी और कन्वर्ज करना है, और इसको दबा के यहां मिलाना है। कन्वर्ज करना है तो कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स। तो सोल्यूशन क्या है, सामने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दो। ये कह रहा है बहन तुमसे नहीं दब रही लाइट, थोड़ी हम दबा देते हैं, थोड़ी तुम दबा दो, और इमेज कहां बन जाएगी अब, रेटिना। तो इसकी हेल्प करनी है ना, हेल्प करनी है, तो इसकी बहन को बैठा दिया आगे। इसकी बड़ी बहन आ गई, बोली थोड़ा हम कन्वर्ज करेंगे, थोड़ा बहन तुम कन्वर्ज करो, करते 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 रेटिना पे इमेज। तो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ वेक्स, वेक्स एक्स पॉजिटिव, पार पॉजिटिव, कॉन्वेक्स पॉजिटिव पार लेंस, पॉजिटिव फोकल लेंथ। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है, और इसके लिए भी एक मेमोनिक बनाया है। वहां क्या बनाया था, मेयोनी मेक्स एलॉन थिक वेंट केव। यहां क्या है, यहां क्या है, फास्ट मेट्रो। सोचो आप फास्ट मेट्रो के ऊपर बैठे हो, कहां, फास्ट मेट्रो, मेट्रो पता है ना, ट्रेन होती है ना, हाँ ट्रेन जैसी होती है। मेट्रो के ऊपर आप खड़े हो, बैठे नहीं हो, मेट्रो के ऊपर खड़े हो, और मेट्रो चल दी तेजी से। अब तेजी चलेगी तो आंखें छोटी नहीं हो जाएगी, ऐसे हवा जाएगी आंख में, ऐसे ऐसे। फास्ट मेट्रो मेक्स आई स्मॉल, फास्ट मेट्रो मेक्स आई स्मॉल। और जब हवा पड़ेगी मुंह पे तो मुंह ऐसे फैल जाएगा एकदम, ऐसे चित पर ऐसे ऐसे फैलने लगेगा, ऐसे करके ऐसे, हाँ। फास्ट मेट्रो मेक्स आई स्मॉल, फेस लार्ज, ऐसे चेहरा ऐसे फैल गया, ऐसे कार्टून का फैलता है। लाइक वैक्स मेक्स आई स्मॉल, फेस लार्ज लाइक वैक्स, वैक्स मतलब मोम के जैसा चेहरा फैल गया। तब चाहो तो याद रख लो, चाहो तो वैसे याद रख लो। फास्ट मेट्रो मेक्स आई स्मॉल, फेस लार्ज लाइक वैक्स। क्या है इसमें, फास्ट मेट्रो फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, मेट्रो हाइपर मेट्रोपिया, मेक्स आई स्मॉल, रीजन क्या था कि आई बॉल स्मॉल हो गई, श्रिंक हो गई, आई बॉल स्मॉल या श्रिंक। फेस लार्ज, फेस से फोकल लेंथ लार्ज हो गई, लार्ज मतलब लेंस थिन रह गया, कैन नॉट गेट थिक इनफ, फोकल लेंथ लार्ज, थिन, लेंस कैन नॉट गेट थिक इनफ। फिर क्या हुआ, लाइक वैक्स, कैसा फेस लार्ज, ऐसे वैक्स के जैसा, वैक्स कॉन्वेक्स। तो इसका सोल्यूशन क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, जैसे भी चाहो याद रखो। क्वेश्चन सीबीएसई 2024 बोल रहे हैं कौन सी डिफेक्ट है, साफ साफ दिख रहा है रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज नहीं हो पाई, आंखों के पीछे जाके कन्वर्ज हो रही है। कौन सी प्रॉब्लम है, ये आपकी हाइपरमेट्रोपिया है। दो कॉजेस बताओ इस डिफेक्ट के, क्या क्या कॉज हो सकते हैं, कि आई बॉल श्रिंक कर गई हो, लेंस कैन नॉट गेट थिक इनफ। नेम द टाइप ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इट कन्वर्जेस द रेज कमिंग फ्रॉम नियर बाई ऑब्जेक्ट्स ऑन रेटिना, एंड स्टेट द रोल इन दिस केस। लेंस का रोल पूछा है, तो इसके सामने एक कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे जो क्या करेगा, रेस को कन्वर्ज, तो वही लिखा है कॉन्वेक्स लेंस, इट कन्वर्जेस द रेस कमिंग फ्रॉम नियर बाई ऑब्जेक्ट्स ऑन रेटिना। ठीक, सीबीएसई 2025, 2017, 2024 ये या इसके एकदम सिमिलर सवाल आया हुआ है। अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग हिज टेक्स्ट बुक, पास की चीजें नहीं पढ़ पा रहा है, बट कैन रीड ब्लैक बोर्ड क्लियरली, दूर की चीज साफ साफ पढ़ पा रहा है। कैन रीड ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड कहां है, दूर है, तो यानी इसको कौन सी प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से इसको फार साइटेडनेस है कि नहीं, दूर की चीज साफ साफ पढ़ रहा है, फार साइटेडनेस, यानी इसको क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। बस एक बार ये क्रैक हो गया, आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या क्या पूछ रहा है, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन द स्टूडेंट इज सफरिंग, फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, लिस्ट टू रीजंस बता दोगे। हाइपरमेट्रोपिया कहता है लेंस कैन नॉट गेट थिक इनफ, आई बॉल श्रिंक हो गई, स्मॉल हो गई। राइट द नेचर ऑफ लेंस, कौन सा लेंस यूज होता है इसमें, कॉन्वेक्स लेंस होता है। टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ, ऐसा थोड़ी कोई भी कॉन्वेक्स लेंस बहुत ज्यादा मोटा लगा दोगे तो रेस फिर जल्दी कन्वर्ज हो जाएगी। तो एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ कैसे होता है, आप जाते हो डॉक्टर साहब के पास, वो क्या करता है, आपको जब टेस्ट करता है तो क्या करता है, आंखों के आगे एक के बाद एक लेंस चेंज करता है, कहता है कब साफ दिख रहा है, अब साफ दिख रहा है, चल भाई डन, मतलब एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का, ताकि उस लेंस की पावर और आपकी आंख की लेंस की पावर दोनों मिला के कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बने कि इमेज रेटिना पे बन जाए। बहुत बढ़िया। दो और डिफेक्ट हमें पढ़नी है उसके पहले, अच्छा सीबीएसई 2015, 2017 एक न्यूमेरिकल और है, द पावर ऑफ लेंस एक्स इज -2.5d, नेम द लेंस। बेटा देखो, जैसे ही नेगेटिव पावर दिख जाए आपको या नेगेटिव फोकल लेंथ दिख जाए, नेगेटिव पावर या नेगेटिव फोकल लेंथ, तो डेफिनेटली ये जो भी चीज है वो कॉन्केव होगी, क्योंकि वेक्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव, वेक्स के लास्ट में एक्स आता है पॉजिटिव। अब बोल रहा नेम द टाइप, नेम द लेंस, तो लेंस कौन सा है, सॉल्व हो गया पहला पार्ट, कॉन्केव लेंस, एंड डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। अब बेटा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पार p इज इक्वल्स टू 1/f, पर ध्यान देना
पार किस में होती है? डायप्टर। और फोकल लेंथ किस में होती है? मीटर में होती है। चलो निकाल लेते हैं। पार कितनी दे रखी है? -2.5 इज इक्वल्स टू 1/f। यहां से बेटा f कितना हो गया? -1/2.5। ये किस में आया होगा? मीटर्स में। इस फॉर्मूले में फोकल लेंथ किस में आती है? मीटर्स में। पर मुझसे बोला है सेंटीमीटर में निकालो, तो बेटा मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या करें? मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? -1.25 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये दशमलव हटा के ऊपर एक जीरो लगा लें। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 40। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई? -40 सेंटीमीटर। क्या सही आई है? नेगेटिव आनी चाहिए थी। हाँ, कॉनकेव है, नेगेटिव आनी चाहिए थी। फॉर विच आई डिफेक्ट ऑफ विजन विल एन ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब दिस लेंस एज करेक्टिव लेंस? किस डिफेक्ट में ये लेंस दिया जाता है? कॉनकेव लेंस किस में दिया जाता है बेटा? मायोपिया में। नियर साइटेडनेस, मेयोनी मेक्स एलॉन थिक वेंट केव कॉनकेव। ठीक है, तो मायोपिया में दिया जाता है। चल भाई, दो और डिफेक्ट है। एक है प्रेसबायोपिया। क्या? प्रेसबायोपिया। ये जनरली आप देखोगे घर में बूढ़े लोगों को होती है, विथ एजिंग होती है ना। दादा दादी को हो जाती है, अगर आपके मम्मी पापा बुढ़े हो रहे हैं तो उनको भी हो सकती है। विथ एजिंग क्या होता है कि आप पास की चीजें साफ साफ नहीं देख पाते। आपने अपने दादा को जब भी पेपर पढ़ते हुए देखा होगा तो वो ऐसे पेपर पढ़ते होंगे। दादा लोग ऐसे चश्मा लगा के ऐसे करके ऐसे पढ़ते हैं कि नहीं, पेपर दूर करके। तो विथ एजिंग क्या होता है? पास की चीजें साफ दिखाई नहीं पड़ती। अब आप कहोगे सर ये तो हाइपरमेट्रोपिया है, उसमें भी दूर की चीज दिखती थी, पास की नहीं। नहीं, ये अलग। क्यों अलग है? क्योंकि इसके होने का कारण अलग है, रीजन अलग है, इसलिए ये हाइपरमेट्रोपिया नहीं है, पर लगता हाइपरमेट्रोपिया जैसा ही है। क्या है? प्रेसबायोपिया इज अ कॉमन डिफेक्ट ऑफ विजन दैट यूजुअली अकर्स विथ एजिंग। कैसे होता है? एज के साथ होता है। इट इज डिफिकल्ट टू रीड और सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। पास की चीज देखना टफ होता है। मैनी एल्डरली पीपल होल्ड बुक्स एट अ डिस्टेंस व्हाइल रीडिंग। बुढ़े लोग क्या होते हैं? किताब को होल्ड्स बुक एट डिस्टेंस। तो प्रेसबायोपिया इज नॉट हाइपरमेट्रोपिया। नो, हाइपरमेट्रोपिया में भी पास की चीज नहीं दिखती, प्रेसबायोपिया में नहीं। इसका रीजन अलग है। ये कहां पे होता है? ओल्ड एज में होता है। ये इसका स्पेसिफिक पॉइंट, ओल्ड एज। अच्छा, एक और चीज सुनो। अब क्या है कि मान लो किसी इंसान की एज हो गई है तो जनरली उसको दोनों प्रॉब्लम होती है, ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है। तो प्रेसबायोपिया इज ऑलवेज अकंपनीड बाय मायोपिया। कहने का मतलब इस इंसान को हाइपरमेट्रोपिया जैसा भी कुछ हो रखा होगा और मायोपिया जैसा भी। ना ही पास की चीज साफ दिखती है ना ही दूर की। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बुढ़ापा है बेटा। इसका रीजन है कि आपकी जो सिलियरी मसल्स हैं, जो लेंस को दबाती थी बेटा, है ना, वो इतनी इफिशिएंट नहीं रही, वो कमजोर हो गई हैं। बुढ़ापे के साथ क्या होता है? टिश्यूज कमजोर हो जाते हैं। तो जो सिलियरी मसल्स थी वो कमजोर हो गई, वो लेंस की फोकल लेंथ को अब कम और ज्यादा नहीं कर पाती। दूसरा रीजन ये होता है कि जो लेंस है ये भी अब ज्यादा दब और खिंच नहीं पाता भाई, बुढ़ा हो गया लेंस भी। इट हैज लॉस्ट इट्स पावर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लॉस्ट इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। लेंस हैज लॉस्ट इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। समय के साथ क्या होता है बेटा? बूढ़े लोग का क्या होता है? पैर इतना नहीं चलता, घुटनों में दर्द रहता है। तो वैसे ही लेंस अब छोटा बड़ा नहीं हो पा रहा। तो या तो लेंस में प्रॉब्लम है या तो सिलियरी मसल्स में प्रॉब्लम है, दोनों में या तो प्रॉब्लम है। ठीक, तो इसके रीजंस अलग है। क्या है? वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, लेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। सिलियरी मसल्स क्या है? अब कमजोर हो गई हैं, लेंस को दबा नहीं पा रही, खींच नहीं पा रही। और या तो लेंस ही ऐसा है कि दबाना भी चाह रहे हो दब ही नहीं रहा है, रिजिड हो गया, अरे नहीं अब नहीं, थक गए, खींच रहे अब नहीं, थक गए। तो विथ एज ये होता है। तो दो रीजन है, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, लेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। कहां होता है? जब एज हो जाती है, पास की चीजें साफ साफ नहीं दिखती और जनरली साथ साथ दूर की चीज भी नहीं दिखती। अब ऐसा चश्मा लगाना पड़ेगा जिसमें दोनों चीजें हो, कॉनकेव लेंस भी हो, कॉन्वेक्स लेंस भी हो। तो ऐसी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है बाईफोकल लेंसेज। बोर्ड में पूछता है, इंपॉर्टेंट है, बाईफोकल लेंसेज। इसमें दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, कॉनकेव लेंस भी लगा है, कॉन्वेक्स लेंस भी लगा है। अब इस चश्मे के दो पार्ट है, एक ऊपर वाला बड़ा पार्ट जिसमें कॉनकेव लेंस लगा होता है, एक नीचे वाला छोटा पार्ट जिसमें कॉन्वेक्स लेंस। आपने शायद देखा आपके घर में दादा दादी इस तरह के चश्मे, पानी में पी लूं, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, एक काट लेंगे हम लोग। आपने घर में देखा होगा आपके दादा दादी जो है उनका चश्मा ऐसे ही होगा। उनके चश्मे में नीचे आपको एक छोटा सा अलग सा दिखता होगा, ऐसे चश्मा पहनते होंगे, नीचे एक अलग सा छोटा सा ऐसा एक अलग सा दिखता होगा। और जब वो पेपर पर पढ़ते होंगे तो ऐसे पढ़ते होंगे, ऐसे नीचे करके। और जब सामने देखते तो ऐसे, मतलब दूर की चीज वो किससे देखते हैं? कॉनकेव लेंस। इससे क्या देखते हैं? वो फार। और जब भी उन्हें पास की कोई चीज रीडिंग वगैरह करनी होती है तो क्या यूज करते हैं? नीचे वाला कॉन्वेक्स लेंस।
नियर, रीडिंग हो गया, नियर हो गया, ठीक। तो बाइफोकल लेंस क्या है, जिसमें दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और जनरली बूढ़े लोग के लिए रिकमेंडेड होता है कि भाई जब आपको दूर देखना है तो ऊपर वाले लेंस से देख लो, कॉनकेव लेंस, और जब पढ़ना है तो नीचे वाले लेंस से देख लो, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक और डिफेक्ट है कैटरैक्ट, तो सुना ही होगा आपने। कैटरैक्ट में क्या होता है, ये भी जनरली एज के साथ होता है। क्या होता है कि आंखों के आगे एक झर्री बन जाती है, आंखों के आगे एक मिल्की लेयर बन जाती है, एक क्लाउडीनेस हो जाती है, एक ओपेक लेयर बन जाती है, इंसान अंधा हो जाता है, एक्चुअल में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। इसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट। इसका सोल्यूशन क्या है, सर्जरी करा लीजिए भाई साहब। तो कैटरैक्ट क्या है, लेंस बिकम्स ओपेक। ओपेक बेटा मतलब जिससे लाइट पास नहीं करे। ओपेक इज अपोजिट ऑफ ट्रांसपेरेंट। तो ओपेक हो गया, अब लाइट पास नहीं कर पाती, लेंस ओपेक हो गया। समटाइम्स एट ओल्ड एज क्रिस्टलाइन लेंस बिकम्स मिल्की। क्रिस्टलाइन लेंस कैसा हो गया, मिल्की हो गया, क्लाउडी, दूधिया सा हो गया। पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है ना। करेक्शन क्या है इसकी, आप सर्जरी करा लीजिए, कैटरैक्ट सर्जरी, ठीक। चलो क्वेश्चन करते हैं सीबीएसई 2025, 2024, 2023, ये है इसके सिमिलर सवाल आ रहा है प्रेसबायोपिया के ऊपर। इन बाइफोकल लेंसेज यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ प्रेसबायोपिया। बाइफोकल लेंस की बात कर रहा है, कैसे होते हैं, ये रहा बाइफोकल लेंस। नीचे छोटा सा पार्ट कौन सा है इसका, कॉन्वेक्स लेंस का। ऊपर बड़ा सा पार्ट कौन सा है, कॉनकेव लेंस का। ये किस लिए यूज होता है, दूर की चीज देखने के लिए। नीचे वाला रीडिंग के लिए, ऐसे करके ऐसे रीड करते हैं, रीडिंग के लिए मतलब पास की चीजों के लिए, नियर के लिए। अब देख लो सवाल जो भी है। करेक्शन ऑफ प्रेस, द अपर पोर्शन इज ऑफ कॉनकेव लेंस, गलत हो गया। द अपर पोर्शन इज ऑफ कॉनकेव, गलत हो गया। द अपर पोर्शन इज ऑफ अ कॉनकेव लेंस, सही है। इज फॉर द नियर विजन, गलत हो गया। द अपर पोर्शन इज ऑफ कॉनकेव लेंस फॉर द डिस्टेंट विजन एंड लोअर पोर्शन इज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फॉर नियर विजन। सीबीएसई 2020, पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरैक्ट हैज, ये कमेंट करके बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। ये कमेंट करके आप बताओ, पॉज करो, कमेंट करो, इतना पढ़ लिया भाई। चल, ह्यूमन आई वाला पार्ट हो गया। अब चलते हैं कलरफुल वर्ल्ड में। कलरफुल वर्ल्ड समझने के लिए एक टर्म हमें समझना है, ग्लास प्रिज्म। देखा होगा ग्लास का प्रिज्म, है ना, ये ऐसा होता है। देखा होगा कि नहीं, ये पेपर वेट की तरह यूज होता है, पेपर के ऊपर रख देते हैं, ऑफिस ऑफिस में रखा होता है। हाँ, ग्लास प्रिज्म। ये क्या है बेटा, एक ट्रांसपेरेंट एक ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट पास कर सकती है। इसके पास दो ट्रायंगुलर सरफेस हैं। एक ट्रायंगुलर सरफेस ये रहा, एक ट्रायंगुलर सरफेस इसके पीछे होगा, 3D में है ना। तो एक ट्रायंगल ये आगे वाला, एक पीछे वाला, दो ट्रायंगुलर सरफेस। और तीन रेक्टेंगुलर सरफेस हैं। कैसे, एक देख, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, हाँ सर दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो। एक ये रेक्टेंगल, हाँ सर। एक नीचे से रेक्टेंगल, हाँ सर। और एक इस साइड से रेक्टेंगल। तो तीन रेक्टेंगुलर और दो ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं प्रिज्म के अंदर। तो ये पढ़ लो, प्रिज्म के बारे में लिखा हुआ है, क्या है, a glass prism is a transparent refracting medium. It has two triangular and three rectangular surface. एक टर्म और आता है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये जो दो सरफेस हैं, इनके बीच का ये जो एंगल है, जहां पे जाके ऐसे कोनी मिल रहा है, इस एंगल को हम बोलते हैं कैपिटल ए या एंगल ऑफ प्रिज्म। अब हमें पढ़ना है क्या होगा जब लाइट प्रिज्म से पास करेगी। एक खास प्रकार की लाइट हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सी, मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक, मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रोमैटिक का मतलब होता है कलर। यानी हमें सिंगल कलर वाली लाइट का इस्तेमाल करना है, लाइट ऑफ सिंगल कलर। और ये व्हाइट लाइट नहीं होनी चाहिए बेटा, क्यों, क्योंकि व्हाइट लाइट में बहुत सारे कलर्स होते हैं। व्हाइट लाइट सिंगल कलर की नहीं, उसमें बहुत सारे कलर्स हैं। तो एक सिंगल कलर की लाइट यूज करेंगे, येलो यूज कर लो, ग्रीन यूज कर लो, ब्लू यूज कर लो, रेड यूज कर लो, ऑरेंज। एक सिंगल कलर की लाइट का इस्तेमाल करेंगे और फिर समझेंगे क्या क्या होता है। तो इसको करके देखते हैं अगले पेज पे। ये मान लो मेरे पास प्रिज्म है, मैं एक काम करता हूं, एक रे ऑफ लाइट लेके आता हूं। ये लेके आया मैंने यहां पे इंसिडेंट की, ये मेरी कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट रे हो गई, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई। अब देख, ये कौन सा मीडियम है, बाहर एयर है, अंदर कौन सा मीडियम है, ग्लास है, ग्लास प्रिज्म है। तो लाइट रे कहां से कहां जा रही, एयर से ग्लास, रेयर से डेंसर, कुछ बेंडिंग होगी, किधर बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर से डेंसर। पर इसके लिए नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये मेरा सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर मुझे बनाना है। देख, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बनेगा, इस सरफेस से 90 डिग्री, ये सरफेस है, इससे परपेंडिकुलर। तो ये मैंने बना दिया, क्या बन गया, नॉर्मल। अब लाइट कहां से कहां जा रही, रेयर से डेंसर, किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट यूं निकल जाती,
ऐसे निकल जाती, मीडियम चेंज नहीं होता। पर चेंज हुआ रेयर से डेंसर तो इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ये लाइट ऐसे ना जाके बेंड हो गई, ये ऐसे ना जाके बेंड हो गई किस तरफ, नॉर्मल की तरफ। अच्छा, फिर यहां आके लाइट फिर टकराई। अब की लाइट कहां से कहां जा रही, ग्लास से एयर जा रही, बाहर आ रही, ग्लास से एयर, यानी डेंसर से रेयरर। किधर बेंड होता था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो भाई यहां पे भी नॉर्मल बनाना पड़ेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस ऐसा है, परपेंडिकुलर यू बन जाएगा ऐसे 90 डिग्री, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहां पे भी मैं नॉर्मल बना लेता हूं, ये बन गया यहां पे भी नॉर्मल। अब लाइट क्या होगी, डेंसर से रेयरर, किधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ऐसे जाना चाहिए था, सीधे सीधे सीधे, पर मीडियम चेंज हो गया तो बेंड होगी। डेंसर से रेयरर, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, यूं जाना चाहिए था, नॉर्मल से दूर, वो नॉर्मल उधर ऊपर, ऊपर इधर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ए ऐसे बेंड होके निकल गई। ये लाइट की पाथ होगी प्रिज्म के थ्रू। और कैसी लाइट है, मोनोक्रोमैटिक। जो लाइट बेटा बाहर निकलती है इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, क्योंकि इमर्ज हुई, बाहर आई, तो इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। अच्छा, ये जो एंगल है इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल है इमर्जेंट रे का नॉर्मल के साथ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे। बीच वाली रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इसका भी एक नाम दे रखा है, इसका क्या नाम है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, अब रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये कुछ एंगल्स हमें समझने थे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अच्छा ठीक है, ये बेटा हो गया मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म। अभी पढ़ा था ना, ऊपर जो एंगल होता है दो सरफेस के इंक्लिनेशन के बीच का, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब एक एंगल हमें और पढ़ना है यहां पे, एंगल डी। इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, कि लाइट कितना डेविएट की। मान लो यहां प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे यूं निकल जाती, बिल्कुल, बट प्रिज्म की वजह से ये लाइट रे जो यूं जानी चाहिए थी वो यूं चली गई। जो लाइट रे यूं जानी चाहिए, अगर प्रिज्म नहीं होता तो यूं चली जाती, पर प्रिज्म की वजह से ऐसे ना जाके ऐसे बाहर निकल रही है। तो ये क्या हुआ, लाइट क्या हुई, डेविएट हो गई, अपने पाथ से भटक गई। कितना डेविएट हुई, ए यहां से लेके इतना एंगल, ए यहां से लेके इतना, यानी इसको अगर मैं पीछे लाके जोड़ दूं ये, तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, कि कितना बेंड हो गए। देख, लाइट रे यूं आई थी, यूं चली जानी चाहिए थी, पर क्या हुआ, लास्ट में ऐसे निकल गई ये, तो इसको मैंने पीछे छोड़ा, कितना बेंड हो गई, इतना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यूं जानी चाहिए थी पर इतना बेंड हो गई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो यही चीजें पिछले पेज पे बनी हुई है, देख लो। ये आई रे कौन सी, इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इमर्जेंट रे, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये रे को सीधा जाना चाहिए था, ऐसे 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 ऐसे, पर क्या हुई, बेंड हो गई, कितना, यहां से ए इतना, तो इसको मैंने पीछे जोड़ा, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ डेविएशन। अब एक चीज ध्यान से देखो, प्रिज्म ने रे को क्या किया, अपने बेस की तरफ भेज दिया। ये क्या है, प्रिज्म का बेस है, अपने बेस की तरफ भेज दिया। लाइट रे कैसे आ रही थी कि हम ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे, उसमें प्रिज्म ने क्या कहा, चल नीचे चल। लाइट रे कैसे आ रही थी, हम ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे, प्रिज्म ने क्या किया, चल नीचे चल। एक प्रिज्म रे ऑफ लाइट को अपने बेस की तरफ मोड़ देता है। तो यही बात लिखी है, अ प्रिज्म बेंड्स अ रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स इट्स बेस। रे ऑफ लाइट जो भी उम्मीद लेके आए कि भाई हम ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे, प्रिज्म ने क्या किया, उसको अपने किधर मोड़ दिया, किधर मोड़ दिया, टुवर्ड्स इट्स बेस। यही चीज यहां पे भी दिखेगी आपको, लाइट ऐसे आ रही थी ऐसे आ रही थी, ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे, प्रिज्म ने उसे किधर मोड़ दिया कि चल किधर, मेरे बेस की तरफ। अ प्रिज्म बेंड्स अ रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स इट्स बेस। अच्छा, अब जरा कहानी समझो। अ प्रिज्म बेंड्स द रे ऑफ लाइट, एंगल ऑफ डेविएशन, बेंड कर देता है, कितना, लाइट यूं जा रही थी, यूं जानी चाहिए थी, पर बेंड कर दिया टुवर्ड्स इट्स बेस, ये एंगल ऑफ डेविएशन। अ प्रिज्म बेंड्स द रे ऑफ लाइट, क्यों, क्योंकि एक एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ये एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग कलर का अलग अलग होता है।
वी नो दैट व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। 7 क्या, बहुत सारे कलर होते हैं। 7 लिख दिया है, पूरी तरह से करेक्ट नहीं है बेटा, 7 नहीं होते, इनफाइनाइट कलर होते हैं। मतलब हम बोलते हैं ना वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सिर्फ इतने ही थोड़े हैं। वायलेट, लाइट वायलेट, डार्क वायलेट, वायलेटिश ब्लू, बहुत से कलर्स हैं, इनफाइनाइट बन सकते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। सम कलर्स बेंड मोर देन अदर। कुछ कलर ज्यादा बेंड होते हैं, कुछ कलर कम बेंड होते हैं। हाँ भाई, हमने इस पे ब्लू लाइट डाल के देखी, वायलेट लाइट डाल के देखी, बहुत ज्यादा बेंड हुई। रेड लाइट डाल के देखी, इतना बेंड नहीं हुई, इतना डेविएट नहीं। रेड डाला, थोड़ी कम डेविएट। वायलेट डाला, बहुत ज्यादा डेविएट। तो अलग अलग कलर ऑफ लाइट अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन दिखाते हैं। अब इसकी वजह से क्या हुआ, मान लो मैं प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट डाल दूं या सनलाइट डाल दूं। कोई भी लाइट जो सनलाइट जैसा फीचर दिखाए उसको व्हाइट लाइट बोलते हैं। सूरज से आने वाली येलो नहीं होती लाइट, कैसी होती है, व्हाइट लाइट होती है। दिखने में व्हाइट हो ना हो, फीचर है उसका, अभी बताते हैं। तो सनलाइट या व्हाइट लाइट डाला मैंने इसके ऊपर। अब क्या हुआ बेटा, प्रिज्म बेंड्स अ रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स इट्स बेस। एंगल ऑफ डेविएशन, सब डेविएट हुए। यूं जाना चाहते थे, डेविएट हुए। रेड कम डेविएट हुआ, ऑरेंज थोड़ा ज्यादा, येलो थोड़ा और ज्यादा, ग्रीन और ज्यादा, ब्लू और ज्यादा, इंडिगो और ज्यादा, वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट हुआ। दिख रहा है, देखो एंगल ऑफ डेविएशन ये होगा, रेड का सबसे कम है, ठीक है, और वायलेट का सबसे ज्यादा। दिख रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन रेड का सबसे कम एंगल डेविएशन है, इतना ही बेंड हुई, और वायलेट का सबसे ज्यादा। तो अब आपको याद रखना है क्या, वायलेट बेंड्स मोस्ट, रेड बेंड्स लीस्ट। रेड बेंड्स लीस्ट, वायलेट बेंड्स मोस्ट। सबसे ज्यादा वायलेट बेंड होता है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और सबसे कम रेड। तो ये विबग्योर का ऑर्डर आपको याद रखना। इसके ऊपर बोर्ड में सवाल भी आए हुए हैं कि सबसे ज्यादा बेंड कौन होता है, वायलेट, उससे कम इंडिगो, उससे कम ब्लू, और सबसे कम कौन बेंड होता है, रेड होता है। ठीक है, अब ये जो चीज हुई ना बेटा, क्या हुआ, अलग अलग कलर अलग अलग बेंड हुए। अगर मैं यहां पे एक स्क्रीन लगा दूं, क्या लगा दूं, यहां पे एक स्क्रीन लगा दूं, तो उस स्क्रीन पे मुझे क्या व्हाइट लाइट दिखेगी, नहीं। अब तो अलग अलग कलर अलग अलग दिखने लगेंगे, एक रेनबो बन जाएगा, है कि। तो ये जो फिनोमेना हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट या सनलाइट इनटू डिफरेंट कलर, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्स हो गया, होता नहीं, हम लोग असेंबली में खड़े होते हैं, कहते हैं डिस्पर्स, मतलब सब लोग इधर उधर बिखर जाओ। तो क्या हुआ, कलर डिस्पर्स हो गए, फैल गए, डिस्पर्शन। तो क्या बोला मैंने, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its component colors is called dispersion। ये व्हाइट लाइट के अंदर ही थे सारे कलर। व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ कलर्स। सारे कलर्स यहां आए, रेड कम बेंड हुआ, ऑरेंज ज्यादा बेंड हुआ, येलो और बेंड हुआ, वायलेट सबसे ज्यादा बेंड। तो यहां स्क्रीन पे सब अलग अलग दिखाई पड़ने लगे। इस फिनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्जन। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, इन्हीं का कलर था। व्हाइट लाइट के अंदर ये सारे कलर पहले से थे, ये बात अभी न्यूटन प्रूव भी करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या है, मान लो यहां पे मैं स्क्रीन रख दूं, तो इस स्क्रीन पे मुझे क्या दिखेगा, इस स्क्रीन पे मुझे रेनबो दिखेगा। द बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन आफ्टर डिस्पर्जन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रम। अगर यहां पे मैं स्क्रीन रख दूं तो सारे कलर अलग अलग दिखाई पड़ेंगे उस पे, उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। द बैंड ऑफ कलर्स कंपोनेंट ऑफ लाइट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। द बैंड ऑफ कलर्स या कलर कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट या सनलाइट obtained on a screen is called spectrum। तो डिस्पर्जन समझ में आ गया, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, और स्पेक्ट्रम द बैंड ऑफ कलर्स obtained on screen। अच्छा सीबीएसई 2025-2016 क्या सवाल है, इन द गिवन फिगर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ डेविएशन रिस्पेक्टिवली आर। चलो भाई पॉज करके तो बता दो, पॉज करके कमेंट करो, बताओ इसमें से कौन सा एंगल ऑफ डेविएशन है और एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है साफ साफ, 1 2 3 4 5। मेरे ख्याल से ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, 1 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड 6 मुझे दिख रहा है क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो सही बोला है, दिख रहा है 1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो 1 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड 6 इज एंगल ऑफ डेविएशन। कौन सा ऑप्शन होगा, ये डी। नेक्स्ट सीबीएसई 2025 2024 2023, The white light entering a glass prism gets split into its constituent colors। सही बात है, व्हाइट लाइट जब प्रिज्म में जाती है तो स्प्लिट हो जाती है, डिस्पर्जन हो गया। इट इज ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व होता है, हमसे पूछा है, तो क्या ऑब्जर्व होता है एक बार जरा मुझे बताओ। अगर यहां प्रिज्म होगा और व्हाइट लाइट यूं आएगी तो क्या होगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी यूं, ऐसे सबसे नीचे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ऊपर रेड, है ना।
अब क्या बोल रहे हैं, इट इज ऑब्जर्व दैट रेड लाइट डेविएट्स द मोस्ट, नहीं भाई सबसे ज्यादा वायलेट होती है। वायलेट लाइट डेविएट्स द लीस्ट, ये भी गलत है, वायलेट सबसे ज्यादा होती है। येलो लाइट डेविएट्स मोर देन ब्लू लाइट, अच्छा अब सोचो, येलो लाइट डेविएट्स मोर देन ब्लू लाइट, गलत है भाई, ब्लू ज्यादा डेविएट हुई है। यहां देखो, यहां देखो, येलो लाइट कम डेविएट हुई है, ब्लू ज्यादा हुई है, तो यहां पे गलत है। येलो लाइट डेविएट्स मोर देन ब्लू लाइट, गलत। ग्रीन लाइट डेविएट्स मोर देन ऑरेंज लाइट, ग्रीन लाइट डेविएट्स मोर देन ऑरेंज लाइट, सही है, ग्रीन ज्यादा डेविएट हुई, ऑरेंज कम, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां देखो, ग्रीन लाइट डेविएट्स मोर देन ऑरेंज, ऑरेंज देख इतना हुई और ग्रीन उससे ज्यादा डेविएट हुई, देख ऑरेंज कितना डेविएट हुई, ये, और ग्रीन पूरा ये। तो ये याद रखना, विबग्योर सबसे ज्यादा वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, इस ऑर्डर में याद रखना, सबसे ज्यादा वायलेट होती है और ऐसे ऊपर की तरफ चले जाना। तो विबग्योर लिखा है, ग्रीन डेविएट्स मोर देन ऑरेंज, सही है, ठीक। चलो भाई, सीबीएसई 2024, और ये बहुत बार पूछता है कि व्हाट इज द रीजन फॉर डिस्पर्जन, क्यों डिस्पर्जन हो रहा। बहुत सिंपली आप लिखना कि प्रिज्म से जब रे ऑफ लाइट जाती है तो एक एंगल ऑफ डेविएशन बनता है। ये एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। कुछ कलर्स जो होते हैं वो ज्यादा डेविएट करते हैं, कुछ कलर्स कम डेविएट करते हैं। वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट करता है, रेड सबसे कम डेविएट करता है, और इसीलिए हमें डिस्पर्जन दिखता है। सिंपल यही। अ प्रिज्म बेंड्स द रे ऑफ लाइट, different color of light bends through different angle. For violet light, refractive index of glass is slightly more than for red color. अब ये क्या लिख दिया, अच्छा अलग अलग कलर ऑफ लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था ना, वो कलर ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है। अलग अलग कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ज्यादा बेंड करेगी। वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज स्लाइटली मोर देन for red color. For violet light, refractive index of glass is slightly more than for red color. Violet का refractive index ज्यादा है तो उसका angle of deviation भी ज्यादा होगा। So violet bends more. This separate different color of light and we see dispersion. क्या हुआ भाई, angle of deviation सबका अलग अलग है तो सब separate हो गए और हमें dispersion दिखता है। इसके बाद एक न्यूटन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, न्यूटन प्रिज्म एक्सपेरिमेंट या इन्वर्टेड प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। इसका डायग्राम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये डायग्राम न्यूटन साहब इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ करना चाहते थे। कई लोग ने ये कहा यार कहीं प्रिज्म तो कलर नहीं बना रहा, ऐसा तो नहीं कि तुम तो कह रहे हो कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ कलर्स, ऐसा तो नहीं कि प्रिज्म कलर बनाता है। तो न्यूटन साहब ने कहा मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि व्हाइट लाइट के ही ये कलर है। क्या किया, एक प्रिज्म सीधा रखा, एक प्रिज्म उल्टा रखा, और ये दोनों प्रिज्म कैसे होंगे बेटा, आइडेंटिकल प्रिज्म होंगे, एकदम सेम प्रिज्म होंगे। कैसे प्रिज्म होंगे, आइडेंटिकल प्रिज्म होंगे। और इनको किस फॉर्म में रखा, इन्वर्टेड फॉर्म में, एक सीधा रखा, एक इसके बगल में उल्टा रख दिया। अब क्या होगा सोचो, यहां से व्हाइट लाइट आई, कौन सबसे ज्यादा डेविएट करेगा, वायलेट। तो वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट किया, रेड सबसे कम डेविएट किया। देख व्हाइट लाइट आई, सनलाइट आई, वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट किया, रेड सबसे कम। यहां से बाहर निकला, अब अगले प्रिज्म पे आए, ये प्रिज्म उल्टा रखा है। प्रिज्म रे ऑफ लाइट को किधर बेंड करता है, टूवर्ड्स इट्स बेस। इस प्रिज्म का बेस देख ऊपर की तरफ है। प्रिज्म रे ऑफ लाइट को किधर बेंड करता है, टूवर्ड्स इट्स बेस। अच्छा अब देख, रेड सबसे कम बेंड हुई, वायलेट सबसे ज्यादा दूसरे प्रिज्म पे है। अब इन दोनों को ये प्रिज्म किधर बेंड करेगा, इधर की ऊपर, इधर की ऊपर। इस प्रिज्म का बेस ऊपर है यानी ऊपर की तरफ। सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी होगी, वायलेट। तो देख वायलेट बहुत ज्यादा बेंड हुआ, रेड कम बेंड हुआ, और यहां आके दोनों मिल गए, बाहर फिर क्या निकली, व्हाइट लाइट निकली। इसका मतलब यह है कि प्रिज्म अपने आप से कोई कलर नहीं बना रहा, प्रिज्म का ओरिएंटेशन चेंज किया, सारे कलर मिलके बाहर वापस व्हाइट लाइट। ठीक है, क्लियर समझो। यहां से व्हाइट लाइट लेके आए, कौन सबसे ज्यादा डेविएट किया, वायलेट। तो वायलेट डेविएट किया सबसे ज्यादा, सबसे कम रेड। अब ये दोनों बाहर निकले, अगले प्रिज्म पे टकराए। ये प्रिज्म रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, बेंड करेगा, किधर, अपने बेस की तरफ। तो क्या बेंडिंग अब नीचे होगी, नहीं ऊपर होगी। सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी होगी, वायलेट। तो देख वायलेट एकदम शार्पली बेंड हुआ और रेड थोड़ा कम बेंड हुआ, बाकी कलर भी बेंड होंगे और सब यहां आके मिल जाएंगे, और मिलने के बाद बाहर क्या निकल गई, फिर से व्हाइट लाइट। स्क्रीन पे फिर क्या मिली मुझे, व्हाइट लाइट, कलर नहीं दिखे। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ करता है, न्यूटन एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट, पहली बात, व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर। व्हाइट लाइट ही स्पेक्ट्रम ऑफ कलर से बनी है। द प्रिज्म इटसेल्फ डज नॉट प्रोड्यूस दिस कलर। प्रिज्म कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करता। ये डायग्राम आपको आना चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन भी आ रखा है सीबीएसई 2025 2023, ये सवाल बहुत बार पूछते हैं। एक्सप्लेन विथ हेल्प ऑफ अ लेबल्ड रे डायग्राम एन एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट टू शो द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। कह रहे हैं रिकॉम्बिनेशन
ऑफ द स्पेक्ट्रम, रिकॉम्बिनेशन मतलब रिकंबाइन कर जाए, जो अभी देखा आपने। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कौन सा, न्यूटन का। तो मैंने यहां पे एक प्रिज्म सीधा ले लिया, एक प्रिज्म क्या करूं इसके जस्ट उल्टा रख दूं, आइडेंटिकल। अब मैं क्या करूंगा, एक रे ऑफ लाइट लेके आऊंगा, ये व्हाइट लाइट में लेके आया, क्या होगा बेटा, ब्लू सबसे ज्यादा बेंड कर जाएगा, वायलेट या ब्लू, वायलेट, हाँ तो वायलेट सबसे ज्यादा बेंड कर गया, यू निकल गया, और रेड सबसे कम बेंड करेगा, तो रेड बेंड्स द लीस्ट, यूं चला गया। अब दूसरे प्रिज्म पे जैसे ही पहुंचे, ये भी रेज ऑफ लाइट को बेंड करेगा, किधर, अपने बेस की तरफ। सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी होती है, वायलेट, ये वायलेट ही समझ लो, तो वायलेट की बहुत ज्यादा बेंडिंग हुई। सबसे कम बेंडिंग किसकी होगी, रेड की, तो रेड की देख कम बेंडिंग हुई। एक सेकेंड, हाँ, सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी होगी, वायलेट की, तो वायलेट की ज्यादा बेंडिंग हो गई। सबसे कम बेंडिंग किसकी होगी, रेड की, तो रेड की कम बेंडिंग हुई। और ऐसे बना ऐसे कर लेते हैं, सबसे ज्यादा बेंडिंग वायलेट की और सबसे कम बेंडिंग किसकी हुई, रेड की, रेड की कम हुई। दोनों यहां पे मिल गए, बाहर क्या निकल जाएगी, यहां से व्हाइट लाइट बाहर निकल गई। तो ये हो गया न्यूटन का हमारा इन्वर्टेड प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, आइडेंटिकल प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, रिकॉम्बिनेशन हो गया, यहां से निकली थी लाइट बटी और यहां पे दोनों कंबाइन कर गई। नेक्स्ट सीबीएसई 2024, इन दी फॉलोइंग डायग्राम शोइंग डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, कलर पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली। अब बताओ यहां पे पी और क्यू क्या होंगे, ये तो कमेंट कर लोगे तुम, चलो पॉज करके ये कमेंट करो। पी नीचे वाला है, क्यू ऊपर वाला है, बताओ ये पी है और ये क्यू है, सबसे ज्यादा बेंड कौन होता है, सबसे कम बेंड कौन होता है, तो ये कमेंट करेंगे आप क्वेश्चन नंबर के साथ, इसका आंसर कर लेंगे भाई मेरे आराम से, तो हलवा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर पी और क्यू बताना है, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं। अब आए हम रेनबो पे। रेनबो सबने देखा होगा, इंद्रधनुष, ये क्या है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट। रेनबो तो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। कैसे बनता है, जब बारिश होती है, जब बारिश होती है तो क्या होता है, हवा में पानी की बूंदें होती हैं, ये पानी की बूंदें प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं। भाई डिस्पर्जन के लिए क्या चाहिए, प्रिज्म, जो अलग अलग एंगल पे डेविएट कर दे। तो ये पानी की बूंदें कैसे एक्ट करती हैं, लाइक स्मॉल प्रिज्म। और लाइट कहां से आती है, सूरज से आती है। अच्छा, अब एक कंडीशन याद रखना, सूरज हमेशा आपके पीछे होना चाहिए और रेनबो आपके सामने बनेगा। कैसे बनता है वो देख लेते हैं। मान लो यहां सनलाइट आई, पहले पढ़ लेते, पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे ऊपर जो लिखा है। मान लो यहां से सनलाइट आई, ये क्या है, एक रेन ड्रॉप है, आपकी आंखें यहां हैं। अब देखो क्या क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब सनलाइट आई, इस रेन ड्रॉप को यहां पे कनेक्ट की, टच की, मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से वाटर में जा रहे हैं, मीडियम चेंज हो रहा है तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो यहां पहले सरफेस पे क्या देखा मैंने, क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। अच्छा, अब ये देखो थोड़ा थोड़ा आपको ये प्रिज्म जैसा दिख रहा है, ये देखो थोड़ा सा ऐसे प्रिज्म जैसा है, फील दे रहा है कि नहीं, ये रेन ड्रॉप थोड़ी सी ऐसे प्रिज्म जैसी फील दे रही है, हाँ। तो यहां पे क्या होगा, लाइट के कलर स्प्लिट हो जाएंगे, डिस्पर्जन भी होगा। कौन सबसे ज्यादा बेंड करेगा, वायलेट कलर विल बेंड मोस्ट, तो वायलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड हो गया, यहां से ए ये। और सबसे कम, वायलेट किससे बनाऊं, इसी से बना लूं, इससे बना लेता हूं, डार्क ब्लू से। सबसे ज्यादा बेंड कौन हुआ, वायलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड हो गया, सही है, बेंड्स मोस्ट। और सबसे कम कौन बेंड होगा, रेड कलर, तो रेड कलर बेंड्स लीस्ट। ये चले गए दोनों कलर आगे, ठीक है। वायलेट कलर बेंड्स मोस्ट एंड रेड कलर बेंड्स लीस्ट। ये बनाना पड़ेगा आपको, सीखना पड़ेगा ये, ठीक है। अच्छा, यानी इस सरफेस पे क्या हो रहा है, इस सरफेस पे मैं देखूं तो एक तो मीडियम चेंज हुआ तो रिफ्रैक्शन, और स्प्लिटिंग भी हो गई यानी डिस्पर्जन। तो पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन भी होता है और डिस्पर्जन भी होता है। अच्छा, अब मैं यहां पहुंचा, यहां पे एक अजीब सा फिनोमेना होता है, वो उसको हम बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब रेज ऑफ लाइट आके रेन ड्रॉप के इस पार्ट से टकराती हैं तो टकरा के वापस चली जाती हैं। हाँ, ये एक स्पेशल फिनोमेना होता है। यहां पे क्या होता है, ये मान लो रेन ड्रॉप का दूसरा वाला, ये वाला सरफेस, तो रे ऑफ लाइट यहां आके टकराती हैं और टकरा के वापस चली जाती हैं। अंदर अंदर रिफ्लेक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस सरफेस पे क्या हो रहा, इस सरफेस पे हो रहा IR, इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी रे ऑफ लाइट, यानी ये रेड वाली रिफ्लेक्ट होके यूं चली गई, और इसी तरह से बेटा ब्लू वाली रिफ्लेक्ट होके यूं चली गई। अब ये दोनों रेज आपकी आंखों में जाएंगी। जब आपकी आंखों में ये रेज जाएंगी
तो आपको लगेगा ये रेस कहां से आ रही, कहीं पीछे यहां से आ रही है। आपकी आंखों में ये दोनों रेस चली गई, यहां से निकल के यहां से आई ये रे, ये यहां से। अब फिर से मीडियम चेंज हो रहा, फिर से आप वाटर से एयर में आ रहे हो, यहां पे फिर क्या होगा, इस जगह पे फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि मीडियम चेंज है वाटर से एयर। तो ये रेड लाइट आपकी आंखों में जाएगी, ये, और वायलेट लाइट भी कहां जाएगी, आपकी आंखों में गई, ये। अब आपको ये दोनों लाइट कहां से आती हुई दिखेगी, पीछे कहीं यहां से, कहीं यहां से। तो आप क्या इमेजिन करोगे कि पीछे कहीं यहां पे, पीछे कहीं यहां पे आपको क्या दिख रहा होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यानी यहां पे आपको बेटा क्या दिखाई पड़ेगा, रेनबो स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ेगा कहीं। अब 3 सरफेसेस पे क्या हुआ ये बोर्ड में पूछता है। पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्जन, स्प्लिटिंग। दूसरे सरफेस पे रिफ्लेक्शन, यानी इसको मैंने क्या बोला, IR, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तीसरे सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन होता है। ये पूरा फिनोमेना है। इस डायग्राम को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखो क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं थ्योरी। अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर, बारिश होने के बाद। इट इज फॉर्म्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स व्हिच एक्ट्स लाइक स्मॉल प्रिज्म। छोटी छोटी पानी की बूंदें कैसे बिहेव करती हैं, प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं। A rainbow is always formed in a direction opposite to that of sun. Very important, पूछता है बोर्ड में ये कि रेनबो कभी भी सन की तरफ नहीं बनता, आपके पीछे सन होगा, ऑब्जर्वर के, ये आप हो ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के हमेशा पीछे सन होना चाहिए, ऑब्जर्वर के बिहाइंड होना चाहिए सन को, और रेनबो कहां पे बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है। A rainbow can also be seen on a sunny day, धूप वाले दिन भी दिख सकता है, if we look at the sky through a waterfall or through a water fountain with sun behind। ये क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मान लो किस दिन बारिश नहीं हुई तब भी रेनबो दिख सकता है। कैसे, आप सन को कैसे देखो, थ्रू वाटरफॉल देखो। तो वाटरफॉल में क्या होगा, पानी की बूंदें होंगी जो कि कैसे ऐड करेंगी, लाइक स्मॉल प्रिज्म। पर ये वाला डायग्राम आपके एग्जाम में नहीं पूछ रहा है, ये वाला डायग्राम पूछता है। क्लियर है। चलो भाई सवाल देखते हैं। कंडीशन फॉर रेनबो फॉर्मेशन। अब 3 कंडीशन याद रखो रेनबो फॉर्मेशन की। पहली बात, प्रेजेंस ऑफ रेन ड्रॉप। भाई रेन ड्रॉप नहीं होंगे तो टाइनी प्रिज्म नहीं बनेंगे, तो भाई डिस्पर्जन ही नहीं होगा, तो ये तो बहुत जरूरी है। दूसरा, द सन शुड बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर। सन कहां हो, आपके पीछे होना चाहिए। स्काई विथ रेन ड्रॉप शुड बी इन फ्रंट ऑफ ऑब्जर्वर, यानी अगर यहां पे आपकी आंखें हैं तो सूरज यहां पे होना चाहिए और वाटर ड्रॉपलेट कहीं आपके सामने, और यहां बनेगा रेनबो। चलो सीबीएसई 2024, द फिनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आर। रेनबो फॉर्मेशन में कौन कौन सा फिनोमेना इन्वॉल्व है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, सोच के बताओ। मैंने आपको बताया था सबसे पहले सरफेस पे क्या हुआ था, रिफ्रैक्शन हुआ था, डिस्पर्जन हुआ था। दूसरे सरफेस पे लाइट क्या हुई थी, इंटरनली रिफ्लेक्ट होके चली गई थी, और तीसरे सरफेस पे रिफ्रैक्शन। तो क्या क्या होगा, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये सही लग रहा है। एक बार और रिफ्रैक्शन है पर इन्होंने मेंशन नहीं किया, ये एप्रोप्रिएट है। चारों में से एग्जैक्टली करेक्ट कोई नहीं, पर एप्रोप्रिएट यही है कि रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। बाकी सब तो गलत है, पहले रिफ्लेक्शन हुआ नहीं, रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, गलत। सबसे सही यही है कि पहले सरफेस पे क्या हो रहा, देखो यहीं पे रिफ्रैक्शन और यहीं पे डिस्पर्जन, अगले पे सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन, और तीसरे पे जाके क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। IR का मतलब समझ में आ गया ना, IR क्या है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो ये रेनबो वाला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, डायग्राम याद रहे, और ये वाली चीज अच्छे से याद रखना कि पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट, सीबीएसई 2024, द रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। सही है भाई, ये बात तो ट्रू है। रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर। क्या बोल रहे हैं, सन इज ओवरहेड, मतलब आप यहां हो और सन आपके जस्ट ऊपर है, ओवर योर हेड। नहीं भाई, ये बात तो फॉल्स हो गई। तो assertion is true, reason is false, assertion is true but reason R is false। चल भाई आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब आया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर में होने वाला रिफ्रैक्शन। अब बेटा हमारी एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर हैं उन सब की डेंसिटी सेम नहीं है। जैसे जैसे आप अर्थ के ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो क्या होगा, डेंसिटी कम होने लगेगी, हवा की डेंसिटी, हवा हल्की होने लगेगी।
तो अर्थ के एटमॉस्फेयर या अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे हवा क्या होती है, हल्की हो जाती है। तो ऊपर वाली लेयर कैसी होती है, रेयरर, और नीचे वाली लेयर कैसी होती है, डेंसर। यहां क्या है बेटा, ये आसपास जो एयर वो कैसी है, भारी है। जैसे आप जब आप उस पे जाते हो, पहाड़ वहाड़ पे जाते हो, ऐसा नहीं होता, आसपास की हवा हल्की हो गई, रेयरर हो जाती है। जितना ऊपर जाओगे वहां पे लेयर क्या होती है, रेयरर। तो यही लिखा है, ये अर्थ सरफेस है, ऊपर की लेयर कैसी है, रेयरर है, नीचे आते वक्त कैसी हो रही, डेंसर हो रही। अच्छा, अब मान लो रे ऑफ लाइट यूं आई, कहां से कहां जा रहे, रेयरर से डेंसर, रेयरर से डेंसर, रेयरर से डेंसर, रेयरर से डेंसर, है कि नहीं। ऊपर रेयर है, नीचे आते वक्त डेंसर 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 डेंसर, तो हर बार रेयरर से डेंसर, रेयरर से डेंसर, रेयरर से डेंसर। ये क्या एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं बेटा, और ऐसा नहीं कि इतनी इतनी दूर पे है बेटा, एक एक मिलीमीटर पे चेंज हो रही है, लगातार ऐसे माइन्यूटली चेंज हो रही है। ऊपर जाते वक्त रेयरर होती जा रही, नीचे आते वक्त डेंसर। तो रे ऑफ लाइट मान लो सन से आई, कहां से आएगी, सन से ही आएगी। ये ग्राउंड है, सरफेस, यहां पे आप खड़े हो, अर्थ के सरफेस, ये आप ग्राउंड पे आप खड़े हो, और सूरज से यहां से रेज आ रही है बेटा। अब रे ऑफ लाइट जब आएगी और यहां पे टकराएगी तो उसको क्या लगेगा कि हम रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं, तो किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर से लगेगा रेयरर से डेंसर, किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। बेंड होते होते ऐसे बेंड हो जाएगी। जरा ये देखो, यहां पे करके दिखा देता हूं मैं आपको, ये फील दिला देता हूं, इसका फील आ जाएगा। अभी देखो, ये अर्थ का सरफेस, आप खड़े हो, मान लो ये रे ऑफ लाइट यहां आके मान लो ये और रे ऑफ लाइट यहां आके टकराई, है ना, अभी ठीक है, सूरज से आई, यहां टकराई। अब देखना मजा आने वाला है तुम्हें। यहां पे मुझे क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर बना दिया। ये कैसी लेयर होगी, ऊपर वाली रेयरर, ऊपर वाली लेयर कैसी होगी, रेयरर, नीचे वाली कैसी होगी, डेंसर। किधर बेंड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर, नॉर्मल की तरफ बेंड कर दिया, ठीक है भाई। अब यहां पे फिर टकराया, फिर क्या बनाया यहां पे मैंने, नॉर्मल। अब ये लेयर कैसी हो गई, रेयरर, और इसके नीचे वाली डेंसर। जैसे जैसे नीचे जा रहा है डेंसर होती जा रही है, किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आप देखो फिर जब यहां पे टकराएगी, फिर ये रेयरर, फिर ये डेंसर, और टुवर्ड्स दी, तो आप देखोगे लगातार बेंडिंग, ये कुछ ऐसे, 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 ये दिख रहा है, रेयरर से डेंसर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयरर से डेंसर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयरर डेंसर, टुवर्ड्स। देख ये नॉर्मल की तरफ गई 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 और चली गई। ये वाला देखो, इसमें आ रहा है फील, ये कैसी लेयर होगी, रेयरर, और उसके रिस्पेक्ट में डेंसर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये रेयरर, नीचे वाली डेंसर, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये रेयरर, नीचे वाली डेंसर, किधर बेंड हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट रे कुछ यूं ऐसे बेंड हो जाती है। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कमाल है। यही बात वहां पे ऊपर लिखी हुई है, लाइट कम्स फ्रॉम स्टार्स, द सन और मून, एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर एक्ट्स लाइक अ सीरीज ऑफ ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ वेरिंग डेंसिटी। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर लेयर टू अ डेंसर एयर, इट स्लोज डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। किधर बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस तरह से कुछ बेंडिंग हो जाएगी, क्लियर। अब इसके ऊपर बेस्ड है कुछ हमारे फिनोमेना। पहला, एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार। बेटा हम तारे को जिस जगह पे देखते हैं, तारा असल में वहां नहीं होता, वहां से थोड़ा ऊपर होता है। ये क्या है, जरा आराम से समझो। मान लो ये तारा है, तारे से रे ऑफ लाइट आई, और ये आप खड़े हो अर्थ के ऊपर, यहां आप खड़े हो, ये रहे आप गुड्डू, हियर यू आर, प्यारा सा गुड्डू, हाँ ये आप खड़े हो। अब रे ऑफ लाइट कहां से आई, स्टार से। स्टार से रे ऑफ लाइट आई 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 आई, क्या हो जाएगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यूं जाके ये ऐसे आते 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 ऐसे बेंड हो गई। अब आप जब इसको देखोगे, यहां मान लो आपकी आंखें हैं, लेट अस से योर आईज आर हियर। आप जब इसको देखोगे तो आपको ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई, आपको ये कुछ ऐसी आती हुई दिखेगी। भाई देख, ये रे ऑफ लाइट आई कैसे, ए स्टार से आई 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 आई, किधर बेंड हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। देख ऐसे आएगी, हुर्र, 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 किधर बेंड हो रही, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये रे ऑफ लाइट आई 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 और यूं बेंड हो गई। अब आपको ये रे कहां से आती हुई दिखेगी, आप जब पीछे इसको खींचोगे तो आपको कहीं ये यहां से आती दिखेगी। तो तारा अपनी एक्चुअल पोजीशन से आपको थोड़ा ऊपर दिखता है, तो इसको बोलते हैं एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार्स। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन एग्जाम में पूछ ले तो क्या बोलोगे, 2 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। 3, एटमॉस्फेयर हैज मेनी ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल वेट इन एंटर्स डेंसर लेयर्स ऑफ द अर्थ। लाइट किधर बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड हो जाती है। और आई ट्रेस द बेंट रेज बैक इन अ स्ट्रेट लाइन। आंखें कैसे ट्रेस करती हैं, स्ट्रेट लाइन में। देख ये एक लेयर, एक लेयर, एक लेयर, और ये तारा। अब तारे से रे आके यूं बेंड हो गई, आंखों को क्या लगेगा, कहां से आ रही, सीधा 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 सीधा
कहीं यहां से आती हुई, तो हमें तारा कहां दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। Our eyes trace the bent rays back in a straight line, so we see the star at a position slightly higher than its true position, अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। देखो सीबीएसई 2023 में सवाल भी पूछा है। ये क्या बोलता है कि सन एक्चुअल में जब उगता है हमें उगने से 2 मिनट पहले दिख जाता है, और सन जब एक्चुअल में सेट हो जाता है ना, उसके 2 मिनट बाद तक भी हमें दिखता है। यार एक्चुअल में तो सन ना राइज करता है ना ही सन सेट करता है, असल में तो आपको पता है सब घूमने घामने का खेल है, बट इसको ऐसे ही समझते हैं। अच्छा, मान लो आप यहां पे खड़े हो, इसको मैं बना के समझा देता हूं। मान लो ये अर्थ है ना, मान लो आप यहां पे खड़े हो, ठीक है। आपको सन कब दिखाई पड़ेगा भाई? सर मेरे को सन दिखाई पड़ेगा जब सन इस लाइन को क्रॉस करेगा, इस लाइन के जैसे ही ऊपर आएगा सन तो मुझे दिखेगा, इसको हम बोलते हैं होराइजन। अब सन जब इसको क्रॉस करेगा तो मुझे दिखेगा, इसके नीचे मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं सन इसके नीचे है, होराइजन के नीचे है, उगने वाला है, सुबह होने वाली है, सुबह के 4 बजे सुबह होने वाली है। हमें क्या होगा, 2 मिनट पहले सन दिख जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब एक चीज देखो आप, यहां पे डिफरेंट लेयर होंगी एटमॉस्फेयर की, हाँ या ना? बिल्कुल होंगी सर। तो यहां पे मैं लेयर बना लेता हूं, एक लेयर हो गई है ना, दूसरी लेयर हो गई, ठीक है, तीसरी लेयर हो गई, वगैरह वगैरह, बहुत सारी लेयर्स हो गई एटमॉस्फेयर की। ठीक है, अब देख सन से जो रेज ऑफ लाइट आएंगी, ये सन से रेज ऑफ लाइट आई यहां पे टकराई। अब जब यहां पे सन से रे ऑफ लाइट आके टकराएगी, सन अभी कहां है, बिलो होराइजन, दिखना चाहिए नहीं, अभी अर्थ के होराइजन से नीचे है। सन से रे ऑफ लाइट आई यहां पे टकराई, जैसे ही टकराएगी रेज ऑफ लाइट वैसे ही क्या होगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स, तो ये बेंड हो गई ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब मेरी आंखें इस रेज ऑफ लाइट को ऐसे जब देखेगी तो मुझे तो लगेगा कहीं यहां से आ रही, तो सन मुझे कहां दिखेगा, अबव दी होराइजन, जबकि एक्चुअली में कहां है, बिलो दी होराइजन। समझ में आया? तो यही होता है, सनराइज के 2 मिनट पहले भी दिखती है और सनसेट के बाद भी 2 मिनट। भाई सन नीचे चला जाता है तो भी देखो वही चीज यहां पे भी बनी हुई है, वही डायग्राम। ये क्या है, बहुत सारी एटमॉस्फेयर की लेयर है। मैं यहां खड़ा हूं, सन कहां है, अभी होराइजन के नीचे। सन से रे ऑफ लाइट आई एटमॉस्फेयर से टकराई, इसने किधर बेंड कर दी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द, ऐसे टकराई, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहां से मैं देखूंगा मुझे रेस कहां से आती हुई दिख रही, यहां से, तो सन है यहां बिलो द होराइजन, पर मुझे कहां दिख रहा, अबव द होराइजन। तो राइज होने के भी 2 मिनट पहले दिख जाता है और सेट होने के 2 मिनट बाद तब भी दिखाई पड़ता है। सन इज विजिबल 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज, सन इज विजिबल आफ्टर 2 एक्स्ट्रा मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सनराइज। 4 मिनट एक्स्ट्रा दिखता है सन। क्लियर हो गया क्यों होता है? अब आ गया भाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कि ये ट्विंकल ट्विंकल क्यों करते हैं। एक तो तारा हमें ऊपर दिखता है, वो तो समझ में आ गया, अब ट्विंकलिंग समझनी है। देखो ध्यान से सुनो, तारे को बेटा हम क्या मानते हैं, पॉइंट सोर्स मानते हैं। क्यों पॉइंट सोर्स मानते हैं? क्योंकि ये बहुत दूर है। जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है मानते हैं वो कैसा है, एक पॉइंट जैसा है। तारा बहुत दूर है। अच्छा, मान लेते हैं तारे से 100 रेज निकल रही हैं, जस्ट सपोज कर लिया। मान लेते हैं तारे से कितनी रेज निकल रही, 100 रेज तारे से बाहर आ रही हैं। ठीक है, हमारी एटमॉस्फेयर की बेटा जो लेयर्स होती हैं, ऊपर रेयर होती हैं, नीचे आते आते डेंसर हो जाती हैं। पर इन लेयर की डेंसिटी लगातार बदलती रहती है। ऊपर रेयर रहेगा, नीचे डेंसर रहेगा, पर एक एक लेयर की डेंसिटी लगातार चेंज होती है। क्यों चेंज होती है भाई? एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है, हवा चल रही है, तो लगातार एयर की डेंसिटी वेरी करती रहती है। अच्छा, मान लो तारे से 100 रेज निकली, यहां पे टकराई और किधर बेंड हो गई, टुवर्ड्स दी, यहां से टकराई और बेंड हो गई टुवर्ड्स दी नॉर्मल। आपकी आंखों के पास कितनी रेज आई? आपकी आंखों के पास मान लेते हैं 100 रेज आई। आपको तारा कैसा दिखा? एकदम चमकीला दिखा। अब क्या हुआ, डेंसिटी चेंज हुई, किसी लेयर की डेंसिटी ज्यादा हो गई, किसी की कम हो गई। अब ये जो 100 रेज आई बेटा, इसमें से कुछ इधर बेंड हो गई, कुछ इधर बेंड हो गई। अब की बार आपकी आंखों के पास लेटस से 80 रे पहुंची। अब कैसा दिखेगा तारा? थोड़ा कम चमकीला, थोड़ा सा ऐसे बुझ गया। मान लो कुछ रेज और ज्यादा इधर बेंड हो गई, कुछ उधर बेंड हो गई, कुछ आपकी आंखों में आई, लेटस से आंखों में 50 रे पहुंची। अब तारा कैसा दिखेगा? थोड़ा और बुझा हुआ। फिर थोड़ी देर बाद मान लो 70 रेज घुस गई, अब कैसा दिखेगा? चमकीला। तो लगातार क्या है, लेयर की डेंसिटी चेंज हो रही है, और लेयर की डेंसिटी चेंज होती रहेगी तो रेयर डेंसर की डेंसिटी चेंज हो रही है, तो बेंडिंग चेंज होती रहेगी। तो कभी तारे से आती हुई बहुत ज्यादा लाइट आंख में जाएगी, कभी कम जाएगी। तो अमाउंट ऑफ लाइट लगातार चेंज हो रही है, इसीलिए तारा कभी ब्राइट दिखता है, कभी लेस ब्राइट। यही लिखा है, द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार कीप्स चेंजिंग,
Sometimes it bends more, sometimes less. The apparent position of the star and the amount of starlight entering the eye keeps on changing. कभी 100 रेज घुस रही, कभी 80, कभी 50. The star sometimes looks more bright, other times less bright. बाकी वही कहानी लिखी है कि डेंसिटी चेंज होती है. क्लियर? चलो भाई, अब सवाल आता है, अगर तारे ट्विंकल ट्विंकल करते हैं तो प्लेनेट ट्विंकल क्यों नहीं करता? वीनस हमें दिखता है मॉर्निंग स्टार, वो ट्विंकल क्यों नहीं करता? अच्छा, तारा हमसे बहुत दूर था, इसलिए उसको हमने पॉइंट सोर्स माना था, एक सिंगल सोर्स माना था. प्लेनेट बेटा हमारे बहुत पास होते हैं. प्लेनेट मतलब बहुत पास नहीं, पर तारे से कंपैरिजन में तो बहुत पास है ना प्लेनेट, बगल में. तो प्लैनेट्स को बेटा हम क्या मानते हैं? प्लैनेट को हम एक्सटेंडेड सोर्स मानते हैं. ये वर्ड आपको याद रहना चाहिए. क्या मानते हैं? एक्सटेंडेड सोर्स मानते हैं. क्यों? क्योंकि ये कहां पे है? हमारे नियर है. और तारा कहां था? फार. एक्सटेंडेड सोर्स का मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे इसके अंदर क्या है? पॉइंट सोर्सेज, छोटे 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 पॉइंट सोर्सेज हैं. बाकी सारी कहानी सेम है. लेयर की डेंसिटी चेंज हो रही है, सब चीजें हो रहा है. पर मान लो इस पॉइंट सोर्स की वजह से जो रे ऑफ लाइट आ रही थी वो आंख में आई, इसकी वजह से भी आंख में आई, इसकी वजह से भी आंख में आई, सारे पॉइंट सोर्सेज की वजह से आंख में आ रही थी. थोड़ी देर क्या हुआ कि 2-3 पॉइंट सोर्सेज की वजह से जो रे ऑफ लाइट आ रही थी वो भटक गई, डेंसिटी चेंज होने से आंख में नहीं आई, बचे हुए से आने लगी. अच्छा, अब ये इतने सारे पॉइंट सोर्सेज होते हैं ना, इनफाइनाइट पॉइंट सोर्सेज हैं इसके अंदर, कि अगर 4-5 से नहीं भी आ रहा है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, 10-12 से नहीं आया तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. कभी किसी 10-12 से नहीं आई, कभी किसी 10-12 से नहीं आई, ओवरऑल जो एवरेज होगा वो कैंसिल कर देगा और हमें प्लैनेट उतना ही ब्राइट दिखेगा. मान लो इतने सारे पॉइंट सोर्स हैं, कभी किसी की रेज आंख में घुस रही है, कभी किसी की रेज आंख में नहीं घुस रही है, निकल गई है. तो एक टाइम पे ऐसा हुआ 80 की घुस रही, 20 की नहीं घुस रही. अगली बार क्या होगा? कोई और 20 ऐसे पॉइंट सोर्स होंगे जिनकी नहीं घुसेगी और अगला 80 की घुसेगी. फिर कोई और पॉइंट 20 सोर्स होंगे जिनकी नहीं जाएगी पर 80 की जाएगी. तो ओवरऑल जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाता है. क्यों? क्योंकि प्लैनेट नियर है और कैसे हैं? एक्सटेंडेड सोर्स है, बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस हैं. कभी किसी पॉइंट सोर्स की आई, किसी और की नहीं आई. इस बार की आई, इसकी नहीं आई. मतलब वहां पर करोड़ों पॉइंट सोर्सेस है. तो किसी 1 लाख सोर्सेस की लाइट आंख में घुस रही है, बाकियों की नहीं घुस रही है, बाकियों की घुस रही है. दूसरी बार कोई और 1 लाख पॉइंट सोर्स है जिनकी आंखों में लाइट नहीं आ रही, बाकी बच्चे की आ रही. तो ओवरऑल इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता. यही बात यहां पे लिखी है. एक्सटेंडेड सोर्स कैन बी इमेजिन्ड एज कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. कहते हैं मिलियंस ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. नाउ द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई एवरेज आउट्स टू 0 एंड ब्राइटनेस रिमेन्स सेम. क्या? टोटल वेरिएशन, जो टोटल चेंज हो रहा था इन दी अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट में जो टोटल चेंज हो रहा है कि कभी कम कभी ज्यादा, एंटरिंग आर आई एवरेज आउट टू 0. 1 लाख सोर्सेस से नहीं आई, 99 लाख से आ रही है. थोड़ी बाद दूसरे 1 लाख से नहीं आ रही, बचे हुए 99 लाख से आ रही. तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, इसलिए ये ट्विंकल नहीं करते. नियर है और एक्सटेंडेड सोर्स है. क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ये आपने केमिस्ट्री में 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था. क्या होता है कि लाइट किसी बहुत छोटे ऑब्जेक्ट से, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट से टकरा के, पार्टिकल से टकरा के अपना रास्ता चेंज करती है, इधर उधर बिखर जाती है. इसको हम स्कैटरिंग बोलते हैं. मान लो ये लाइट आ रही है और लाइट अगर किसी बहुत छोटे पार्टिकल से टकराए, इतना छोटा पार्टिकल जो लाइट के पार्टिकल के साइज के बराबर हो, तो क्या होगा? लाइट इधर उधर बिखर जाती है. इसी को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं. टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट तो आपने पढ़ा था 9th में, नहीं याद है? टिंडल इफेक्ट किसमें होता था? कोलाइड सॉल्यूशन में, जिसके पार्टिकल इतने छोटे हैं कि आंखों से तो दिखाई नहीं पड़ेंगे पर लाइट को इधर उधर भटका देते हैं. तो द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स. अ कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी सीन विथ नेकेड आई. दिखाई नहीं पड़ते, पार्टिकल बहुत छोटे हैं. कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं. जैसे मिल्क एक कोलाइड सॉल्यूशन है, अंदर पार्टिकल दिखाई, मिल्क में कहीं दिखता है क्या? नहीं. देखने में होमोजीनियस लगता है पर होता है हेट्रोजीनियस, अंदर पार्टिकल है, दिखाई नहीं पड़ रहे. पर ये इतने बड़े होते हैं कि लाइट अगर इनसे टकराएगी तो लाइट इधर उधर बिखर के स्कैटर हो जाएगी. ठीक है? बट इन कोलाइडल सॉल्यूशन कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट पाथ विजिबल. लाइट की पाथ दिख जाती है. जैसे एग्जाम्पल, घर में आपने देखा होगा, ऊपर आपने देखा होगा कैसे, क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा जो छेद होता है. बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल. ऐसे घर पे होता है, क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा एक होल होता है घर में, उससे जब लाइट अंदर आती है तो हमें ऐसे दिखती नहीं है पूरी ऐसे रोशनी अंदर आती हुई सुबह सुबह. तो क्यों दिख रही है हम लोग को वो रोशनी? क्योंकि वहां पे क्या है? डस्ट के पार्टिकल्स हैं.
स्मोक के पार्टिकल्स हैं, तो लाइट आके उससे टकराती है और हमें उसका रास्ता दिख जाता है। एंटरिंग अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल, डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर द लाइट, डस्ट के छोटे पार्टिकल्स स्कैटर कर देते हैं। जैसे आपने ऐसा देखा होगा, इस तरह का इमेज देखा होगा, इंटरनेट पे देखा होगा, मूवीज में देखते होगे कि फॉरेस्ट वगैरह में क्या होता है, ऐसे सनलाइट दिखती है कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट में ऐसे आती हुई। तो ये क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी वाटर वेपर की बूंदे हैं, वाटर वेपर की छोटी छोटी स्मॉल ड्रॉप्स है, वो क्या बन जा रही हैं, वो कोलाइड बन जा रही हैं, पार्टिकल बन जा रही हैं, सनलाइट उससे लड़के क्या हो रही है, स्कैटर हो जा रही है। ठीक है, अब देखो, द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। किस कलर की लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होगी, ये डिपेंड करेगा कि पार्टिकल कितना बड़ा है। अगर बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं तो आपको हमेशा ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर हुआ दिखेगा। वेरी स्मॉल पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। ब्लू लाइट की क्या होती है, स्मॉल वेवलेंथ होती है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ब्लू की सबसे कम होती है। आपके 10th के सिलेबस में कहीं वेवलेंथ और है नहीं, तो इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं घुस रहा हूं। सिंपल आप इतने याद रख सकते हो कि वायलेट की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है, और रेड की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। बाकी बीच का आप लगा ही लोगे विबग्योर में। ठीक है, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा किस कलर को स्कैटर करते हैं, ब्लू कलर को। और जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं वो किसको स्कैटर करते हैं, रेड को नहीं, सारे कलर्स को। ठीक है, वेरी लार्ज पार्टिकल स्कैटर ऑल कलर्स ऑफ लाइट इक्वली। जब सारे कलर इक्वली स्प्लिट होते हैं तो आपको व्हाइट कलर ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सब बराबर से स्प्लिट हो गए, सॉरी बराबर से स्कैटर हो गए। पर छोटे छोटे पार्टिकल किसको स्कैटर करते हैं, ब्लू लाइट को। सबसे ज्यादा ब्लू लाइट बिखर जाएगी तो आपको हर तरफ ब्लू दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी में एक डेटा लिखा था, द रेड लाइट हैज अ वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट। तो रेड लाइट की वेवलेंथ वायलेट से 1.2 टाइम्स बड़ी है। इन्होंने ब्लू से लिखी है तो आप ब्लू से भी लिख सकते हो। ठीक है, डेटा है बस। सीबीएसई 2024, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ रीजन हैविंग वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल्स, द कलर ऑफ लाइट मेनली स्कैटर्ड इन दैट रीजन। बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं तो सबसे ज्यादा कौन स्कैटर होगा, ब्लू कलर स्कैटर्ड होगा, याद रखना। और वेरी लार्ज पार्टिकल्स हो तो ऑल कलर्स स्कैटर इक्वली, और दिखेगा क्या आपको, व्हाइट, क्योंकि सब बिखर जाएंगे बराबर से। ठीक, नेक्स्ट, ब्लू कलर ऑफ स्काई। सबको पता है आसमान है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों। भाई आसमान नीला क्यों दिखता है, सनलाइट में क्या है, सारे कलर्स आ रहे हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सब आ रहे हैं। अब ये एटमॉस्फेयर में घुसा, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, छोटे 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 एयर के पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे पार्टिकल हैं। सबसे ज्यादा किसको स्कैटर करेंगे, ब्लू लाइट को। तो ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाता है, इसलिए हमें आसमान नीला दिखता है। यही बात यहां लिखी है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव वेरी स्मॉल साइज, स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। स्कैटरिंग इज मोर फॉर ब्लू कलर, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग ब्लू कलर की हुई। दस स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आई एंड स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर। ठीक है, नेक्स्ट है रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। आपने देखा होगा कि सुबह एकदम 4 बजे कभी देखो तो आसमान थोड़ा सा लाल लाल दिखता है, सूरज भी थोड़ा लाल लाल दिखता है। और शाम को भी देखो, जब शाम में जब सूरज ढलता रहता है, शाम में जब देखो बड़ा सुंदर सीन दिखता है, क्रिम्सन कलर टाइप का, एक रेडिश कलर दिखता है। वो क्यों होता है समझो बेटा, जब सनसेट हो रहा है या सनराइज हो रहा है, दोनों ही एग्जाम्पल ले लो, उस टाइम लाइट को बहुत लंबा रास्ता ट्रैवल करना होता है। देखो एटमॉस्फेयर में बड़ा लंबा रास्ता ट्रैवल करके आएगा। इतना लंबा रास्ता जब ये ट्रैवल करता है तो ब्लू कलर रास्ते में ही स्कैटर हो जाता है। भाई ब्लू कलर स्कैटर हो रहा था, अभी क्या इस टाइम पे लंबा रास्ता ट्रैवल करके आ रहा है, देख इतना लंबा रास्ता ट्रैवल करके पहुंचा, तो क्या हुआ, ब्लू कलर इधर स्कैटर हो गया, उधर स्कैटर हो गया, इधर स्कैटर हो गया, इधर स्कैटर हो गया, इधर स्कैटर हो गया। यहां आते आते आपके पास आते आते ब्लू कलर खत्म हो जाता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये कलर खत्म हो गए, बचे क्या, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यहां आके क्या बचता है, रेड कलर बचता है, इसलिए हमें सूरज कैसा दिखाई पड़ता है, रेड, है ना। मोर एटमॉस्फेयर, सनसेट या सनराइज के वक्त लंबा, देखो ये देखो इतना एटमॉस्फेयर दिख रहा है, इतना एटमॉस्फेयर, लंबा एटमॉस्फेयर आपको कवर करना पड़ रहा है ना। सो मोर एटमॉस्फेयर, मोर स्कैटरिंग, ऑरेंज, रेड, स्काई एंड सन। तो मोर स्कैटरिंग से क्या हुआ, ब्लू कलर लॉस्ट हो गया, रेड पहुंचा। पर जब दोपहर का टाइम है, नून का टाइम है, तब सन एकदम ऊपर है, तब तो देखो एटमॉस्फेयर बहुत कम ट्रैवल करना है, सिर्फ इतना सा ट्रैवल करना है। जब इतना सा ट्रैवल करना है तो ब्लू कलर स्कैटर होता है और हमें कौन सा कलर दिखता है, आसमान का ब्लू कलर दिखाई पड़ता है। पर इस टाइम पे देखो बहुत लंबा रास्ता ट्रैवल करना है तो ब्लू कलर रास्ते में ही पूरा खत्म हो जाता है, आंखों तक आते आते क्या बचता है, रेड कलर बचता है। ये वाला ऐसे है नहीं, एनसीईआरटी में पूछता भी नहीं है। सीबीएसई 2025, 2023, 2021 ऐसा सिमिलर सवाल आता है इन 3 पॉइंट्स का, समझ लो। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमें स्काई किस कलर की दिखती, सोचो। सूरज से कैसी लाइट आती है, सन से येलो व्हाइट लाइट आती है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं होते, तो स्कैटरिंग नहीं होती, तो हमारे पास कैसी लाइट आती, व्हाइट। तो हमें
स्काई का कोई कलर दिखाई ही नहीं पड़ता। यही है, इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग देन द स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क। हमें सिर्फ वहां से सूरज से किरण, हमें सूरज दिख रहा होता है दूर से, अरे चमकीला व्हाइट कलर का कुछ आ रहा है, ये व्हाइट कलर की लाइट कहीं से आ रही है, और अगल बगल पूरी क्या दिखती है, डार्कनेस। नहीं सर ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तुमने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जो स्पेस के ऊपर बनी है, उसमें जब अर्थ के बाहर से दिखाते हैं तो बाहर क्या दिखता है, डार्कनेस दिखती है, और वहां सामने से चमकती हुई लाइट आ रही है सूरज से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप एटमॉस्फेयर के बाहर पहुंच गए, अर्थ के बाहर पहुंचते हो, एटमॉस्फेयर के बाहर पहुंचते हो, तो कोई स्कैटरिंग तो होगी नहीं। तो दूर से आपको एक ऐसे जलता हुआ एक आपको टॉर्च दिखेगा सूरज का, और बाकी हर जगह क्या दिखेगी, डार्कनेस। यही चीज है, द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। अगर आप बहुत हाई एल्टीट्यूड पे उड़ रहे होगे, रॉकेट में बैठे हो आप, मान लो अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास पहुंच गए, या बहुत ऊपर अगर आप उड़ रहे हो, तो जितना आप ऊपर जाओगे एटमॉस्फेयर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब एटमॉस्फेयर कम हो गया तो स्कैटरिंग नहीं होगी, अब स्कैटरिंग नहीं होगी तो बस सूरज से आती हुई व्हाइट लाइट दिखेगी, और बाकी कोई लाइट ऐसे फैल ही नहीं रही है। भाई स्कैटर होने से ही तो पूरे स्काई में लाइट फैल रही थी, आपको बस एक टॉर्च दिखेगी सूरज, और अगल बगल पूरा डार्कनेस। तो वही है, द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर flying at high altitude. At high altitude, due to absence of atmosphere, scattering of light do not take place, and hence sky appears dark to passenger flying at high altitude. Astronomers को कैसी दिखेगी? Astronomers को स्काई कैसा दिखेगा? डार्क दिखेगा, बस सूरज दिखेगा एक टॉर्च जैसा। एक और पूछते हैं, डेंजर सिग्नल्स लाइट्स आर रेड इन कलर, एक्सप्लेन। आपने देखा होगा जो डेंजर लाइट होती है वो लाल रंग की होती है कि नहीं? रोड पे ट्रैफिक में देखा होगा या कहीं पे भी होता है, लाल रंग यूज किया जाता है। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि लाल कलर सबसे कम स्कैटर करता है। मान लो रेड कलर होता, नीले रंग की लाइट लगा देते हम रोड पे ट्रैफिक सिग्नल में, पर नीला रंग तो क्या होता, स्कैटर हो जाता, मेरी आंखों तक पहुंचता ही नहीं, धुंधला हो जाता। लाल कलर स्कैटर नहीं होता तो लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। रेड लाइट इज लीज स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक, देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यहां पे बेटा ये चैप्टर होता है समाप्त। अगर आपको मजा आया तो कमेंट करके बताइएगा, मजा आ गया। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।